अध्याय 11। मध्याह्न रेखा पूर्ण हुई। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। दूसरे चबूतरे पर भी एक संदूक था, हालांकि वो कांसे का बना हुआ था। लू मिंग ने डिब्बा खोला। उसके अंदर 2 नियमावली और एक जेड का डिब्बा था। उन नियमावली में से एक कागज की बजाय किसी ऐसी सामग्री से बनी थी जो देखने में सोने जैसी लग रही थी। वो शायद 100 से अधिक पृष्ठों की थी, लेकिन हाथ में पकड़ने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो वो भारहीन हो, मानो कोई बादल पकड़े हुए हो। ऊपर 4 शब्द लिखे थे, सच्ची युद्ध ड्रैगन तकनीक। लू मिंग ने इसे विस्तार से पढ़ने के लिए हड़बड़ी में इसके पन्ने पलटे तो ऐसा लगता है कि यह ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक का सिर्फ दूसरा चरण नहीं है, बल्कि पूरी तकनीक है। लू मिंग की आंखें चमक उठी। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई। रिकॉर्ड की गई जानकारी के आधार पर पहले चरण में इस्तेमाल की गई ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक तकनीकी रूप से पहला चरण नहीं थी, बल्कि तकनीक का परिचय मात्र थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक आधार तैयार करना और तीनों दिव्य नसों को अधिक आसानी से खोलना था। यहीं से ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक की असली शुरुआत हुई। इस तकनीक को 9 चरणों में विभाजित किया गया था। ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक से संघनित ड्रैगन के आकार की एसेंशियल ची सामान्य साधना से प्राप्त एसेंशियल ची की तुलना में अधिक गाढ़ी थी। रिकॉर्ड के अनुसार जब तक तकनीक का पहला चरण प्राप्त नहीं हो जाता, संघनित आवश्यक ची सामान्य ची की तुलना में 2 गुनी चिपचिपी होगी। द्वितीय चरण प्राप्त करने पर श्यानता 3 गुना बढ़ जाएगी। इसी तर्क के आधार पर यदि 9वां चरण प्राप्त कर लिया जाए तो संघनित ची की श्यानता सामान्य ची की श्यानता से 10 गुना अधिक होगी। लू मिंग बेहद खुश था। 10 गुना, ये कैसी अवधारणा है? ये लोहे की तुलना सूखी लकड़ी से करने जैसा था। लोहे के एक ही वार से सूखी लकड़ी लाखों टुकड़ों में बिखर जाएगी। ये भयावह था। सचमुच यह एक दिव्य स्तर की तकनीक थी, लेकिन इसकी सफल खेती में आने वाली कठिनाइयों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 9वें चरण को एक तरफ रखते हुए पहले चरण को प्राप्त करने की शर्त तीनों दिव्य नारियों को खोलना था, अन्यथा इसका सफलतापूर्वक अभ्यास करना असंभव होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पहले मंच पर ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक के परिचय में कहा गया था कि इस तकनीक को विकसित करने के लिए उपयोगकर्ता के तीनों दिव्य नारियों का खुला होना आवश्यक है। ये तो महज पहला चरण था। दूसरे चरण की साधना के लिए असंख्य सामग्रियों की आवश्यकता थी। ये सभी अत्यंत दुर्लभ सामग्रियां थीं, जिनमें से कुछ के बारे में लू मिंग ने कभी सुना भी नहीं था। जब समय आएगा तब मैं इससे निपट लूंगा। प्रथम चरण को विकसित कर पाना और सामान्य ची की तुलना में 2 गुनी चिपचिपाहट वाली आवश्यक ची प्राप्त करना अपने आप में एक भयावह उपलब्धि होगी। लू मिंग की आंखों में उत्साह झलक उठा। उसने ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक को एक बार ध्यान से पढ़ा और दूसरी किताब उठा ली। चमकीली तलवार तकनीक एक श्रेष्ठ पीले स्तर की तलवार तकनीक थी। यदि इसका सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाए तो तलवार प्रकाश की एक कभी न खत्म होने वाली धारा की तरह प्रतीत होगी, जो बिजली की तरह तेज होगी। ये वास्तव में एक श्रेष्ठ पीले स्तर की मार्शल तकनीक थी। लू परिवार की सबसे कीमती मार्शल तकनीक भी केवल श्रेष्ठ पीले स्तर की ही थी। वहां एक जेड का डिब्बा भी था, जिस पर स्पिरिट सोल पिल शब्द लिखे हुए थे। स्पिरिट सोल पिल एक तृतीय स्तरीय औषधि थी जिसकी कीमत कम से कम 10,000 चांदी के सिक्कों में थी। इसकी मांग तो बहुत थी, लेकिन आपूर्ति न के बराबर थी, क्योंकि यह साधना को तेजी से आगे बढ़ा सकती थी, जिससे ये योद्धाओं के अलावा मास्टर्स के लिए भी अत्यंत उपयोगी थी। पहले यह अस्थि मज्जा शुद्ध करने वाली गोली थी और अब यह आत्मा को शुद्ध करने वाली गोली है। ये सभी मेरे लिए उपयोगी है। लू मिंग ने अपने मन में उमड़ रही खुशी को दबा लिया और उसके चेहरे पर चिंतन के भाव उभर आए। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब किसी ने करवाया है, वरना वो ये कैसे समझा सकता था कि यह सब उसके लिए कैसे उपयोगी था। कितना विचित्र है। जब वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो उसने अपना सिर हिलाया। अगर वह इसका हल नहीं निकाल सकता तो इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी नज़र तीसरे प्लेटफॉर्म की ओर डाली। यदि पहले और दूसरे चबूतरे पर इतने खजाने थे तो तीसरे चबूतरे पर उसे क्या मिलेगा? तीसरे चबूतरे तक अभी भी 99 सीढ़ियां बाकी थीं। जैसा कि उम्मीद थी, जब लू मिंग 99वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो वहां एक ताकत ने उसका रास्ता रोक दिया। जैसा उसने सोचा था, उसके विपरीत तीसरे चबूतरे पर कोई संदूक नहीं था। वो पूरी तरह खाली था, सिवाय चबूतरे के बीच में रखे एक पत्थर के स्टैंड के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या उपयोग है। मैं इसकी राह देख रहा हूं। लू मिंग को तीसरे मंच और उसके बाद के सभी मंचों को देखने की तीव्र जिज्ञासा थी। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो ऊपर चढ़ने में असमर्थ था।
लू मिंग ने अपना सिर हिलाया और दूसरे मंच पर लौट आया, जहां उसने ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक का अभ्यास शुरू किया। अब उसके लिए योद्धाओं के क्षेत्र में कदम रखने का समय आ गया था। आवश्यक ऊर्जा 12 नसों में प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही उमड़ती हुई आवश्यक ऊर्जा अंततः उनके डांटियन में एकत्रित हुई, उनके 108 एक्यूपंक्चर बिंदु चमक उठे। वूश वूश, अचानक उसके दंतियन में एक चक्रवात बन गया, जो तीव्र गति से घूमने लगा। उसकी नाड़ियों में मौजूद आवश्यक ऊर्जा चक्रवात की ओर आकर्षित हो गई। शुरुआत में ये चक्र बड़ा था, लेकिन धुंध की तरह अस्पष्ट था। समय बीतने के साथ साथ ऊर्जा का चक्रवात सघन होने के कारण आकार में छोटा होता गया। अंत में यह एक ठोस वस्तु की तरह स्पष्ट और दृश्यमान हो गया। वाह! ड्रैगन जैसी एक आवाज गूंजी। लू मिंग के शरीर के भीतर उसकी आवश्यक ऊर्जा छोटे छोटे ड्रैगनों की तरह एक भंवर और उसकी नसों में तैर रही थी। लू मिंग की आभा काफी मजबूत हो गई थी। वो योद्धाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। लू मिंग अंततः योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक को स्वाभाविक रूप से प्रथम चरण तक विकसित कर लिया गया था। वूश! लू मिंग ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी सांस गैस के एक स्तंभ की तरह निकली, जो कई मीटर दूर जाकर बिखर गई। गड़गड़ाहट! लू मिंग अचानक खड़ा हो गया। उसने मुठियों से हवा में वार किया, जो अचानक एक बम की तरह फट गया और लगातार गूंजता रहा। कितनी प्रबल शक्ति! मैं अभी कितना शक्तिशाली हूं? द्वितीय श्रेणी के योद्धा स्तर का या तृतीय श्रेणी का? लू मिंग ने तीनों दिव्य नाड़ियों को खोलने के बाद मानवीय सीमाओं को पार कर लिया था, लेकिन ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक के प्रथम चरण का अभ्यास करने के बाद उसकी ची सामान्य ची की तुलना में दोगुनी चिपचिपी हो गई थी। लू मिंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी विस्फोटक शक्ति अब कितनी प्रबल हो गई थी। इसके बाद लू मिंग ने अपनी नज़र स्पिरिट सोल पिल की ओर डाली। फिलहाल मेरी साधना की गति बहुत तेज है और उसे स्थिर करने की आवश्यकता है, इसलिए मेरे लिए स्पिरिट सोल पिल का सेवन करना उचित नहीं है। सभा की बैठक में अभी 18 दिन बाकी है। ये काफी होना चाहिए। मैं सभा की बैठक के बिल्कुल करीब आने तक स्पिरिट सोल पिल का सेवन नहीं करूंगा। इससे सभा की बैठक में मेरे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। लू मिंग ने अपनी मुठियां भींच ली। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसने अपने शरीर के भीतर अपार शक्ति का अनुभव किया था। आने वाले दिनों में लू मिंग ने कई मार्शल कौशल, विशेष रूप से चमकदार तलवार तकनीक का अभ्यास करते हुए अपनी साधना को और मजबूत किया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। सदन की बैठक से पहले केवल 3 दिन शेष थे। उस समय के दौरान हालांकि लू मिंग की रक्त नलिका का आकार नहीं बढ़ा था, लेकिन आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी दर बढ़ गई थी। अब वो वास्तव में तृतीय स्तर की रक्त नलिका का मुकाबला कर सकती थी। ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक के साथ यदि लू मिंग ने सामान्य रूप से साधना की होती, तो उसकी अवशोषण दर की तुलना चौथे स्तर की रक्त नलिका से की जा सकती थी। आधे महीने के भीतर ही लू मिंग की साधना न केवल मजबूत हो गई थी, बल्कि एक स्थिर गति से आगे भी बढ़ रही थी। वो पहले ही प्रथम श्रेणी के योद्धा क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंच चुका था। मार्शल तकनीकों के संदर्भ में फ्लेम ड्रैगन फिस्ट अभी भी चौथे चरण में था, जो तकनीक की महारत का चरण है। मार्शल आर्ट कौशल में जितनी प्रगति होती जाती थी, उसमें सुधार करना उतना ही कठिन होता जाता था। कुछ लोग निम्न पीले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों में भी तकनीक की निपुणता के स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे। हालांकि ड्रैगन सरपंच स्टेप्स में सुधार हुआ था और यह चौथे चरण यानी तकनीक में महारत के चरण तक पहुंच गया था। उत्कृष्ट पीले स्तर की चमकदार तलवार तकनीक को विकसित करना और भी कठिन था। आधे महीने में लू मिंग ने मंत्रोच्चार की सहायता से इसे केवल द्वितीय चरण तक ही पहुंचाया था। यह एक छोटी सी उपलब्धि थी। लू मिंग आंगन के बीचों बीच एक पत्थर के स्टूल पर बैठा था। उसने एक कप चाय बनाई और उसे आराम से पी रहा था। इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद लू मिंग अंतिम प्रयास करने से पहले थोड़ा आराम करना चाहता था। युवक स्वामी, मैं शुभ समाचार लाया हूं। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, लू मिंग की आंखों के सामने एक प्यारी और मनमोहक युवती प्रकट हुई। वो कियू युए थी। अध्याय 12। लू मिंग का सदमा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। हालांकि कियू युए का रूप रंग 6 महीने पहले की तुलना में काफी बदल गया था। वो पिछले 6 महीनों से स्वास्थ्यवर्धक गोली का सेवन कर रही थी और अब वो पहले की तरह दुबली, पतली और कमजोर नहीं थी। कियू युए का चेहरा खिले हुए फूल की तरह निर्मल और सुंदर था, जो उसके गुलाबी रंग को और भी निखार रहा था। वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी।
वो देखने में शालीन और मनमोहक लग रही थी और निश्चित रूप से जन्म से ही सुंदर थी। क्या अच्छी खबर है? लू मिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। युवक स्वामी, आप तो केवल अपनी साधना पर ही ध्यान दे रहे हैं, मुझ पर ध्यान देने की जहमत ही नहीं उठाते। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 4 नाड़ियां खोल दी है। वन क्यू युए ने लू मिंग के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया। एक हल्की सी खुशबू लू मिंग की नाक में आई। यह एक सुखद खुशबू थी। छी! हालांकि लू मिंग का मूड इसे एंजॉय करने का नहीं था। चाय का घूंट फूंकते हुए उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने अविश्वास से कियू युए की तरफ देखा और पूछा, कियू युए, तुमने क्या कहा? तुमने तो पहले ही 4 नाड़ियां खोल दी हैं? हाँ, क्या यह इतना अजीब है? युवा स्वामी, नसों को खुलने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। कियू युए ने उत्सुकता से आंखें झपकाते हुए पूछा। लू मिंग के होठों के कोने हल्के से कांपने लगे। उन्हें अच्छी तरह याद था कि लगभग 10 दिन पहले कियू युए अपनी सेहत का ख्याल रख रही थी। लू मिंग द्वारा कियू युए को ची संघनन कला सिखाने और उनकी नसों को खोलने का तरीका बताने के ठीक 3 दिन बाद की बात है। सिर्फ 3 दिन ही बीते थे, लेकिन कियू युए ने पहले ही 4 नाड़ियां खोल दी थी। उसकी रक्त नाड़ी अभी तक जागृत नहीं हुई थी और वह तो बेकार की ची संघनन कला का भी इस्तेमाल कर रही थी। ये सचमुच अविश्वसनीय था। 4 इसके अलावा इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी का आखिर मतलब क्या था? क्या वो उसे पागल करने की कोशिश कर रही थी? क्या यह संभव था कि कियू युए वास्तव में मार्शल आर्ट में एक विलक्षण प्रतिभा थी? लू मिंग का दिल बेचैन होने लगा। कुछ नहीं था। क्या तुम अपनी रक्त नलिकाओं से ऊर्जा महसूस कर सकती हो, कियू यू? लू मिंग ने खांसते हुए पूछा। मेरी रक्त नलिका की शक्ति मुझे महसूस नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। कियू युए खुद भी थोड़ी असमंजस में थी। लू मिंग ने एक पल सोचा। कियू युए, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारे लिए जांच कर लेता हूं, उसने कहा। हम जरूर। कियू युए ने सिर हिलाया। वे दोनों लू मिंग के कमरे में दाखिल हुए और बिस्तर पर बैठ गए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियां फैलाईं और उन्हें कियू यू की पीठ पर रखा। फिर धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी में आवश्यक ची ऊर्जा का संचार किया। उसने धीरे धीरे अपनी हथेली कियू यू की पीठ पर ऊपर की ओर बढ़ाई ताकि उसकी रक्त वाहिका को उत्तेजित किया जा सके और उसकी स्थिति की जांच की जा सके। इसी क्षण लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कियू युए की रीढ़ की हड्डी में एक जबरदस्त प्रतिरोध महसूस किया जो उसे अपनी आवश्यक ऊर्जा का संचार करने से रोक रहा था। क्या हो रहा है? लू मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और डाली जा रही आवश्यक ची की मात्रा बढ़ा दी। ठीक उसी क्षण कुछ अजीबोगरीब घटना घटित हुई। कियू युए की रीढ़ की हड्डी से अचानक खून जैसे लाल रंग की एक तेज रोशनी निकली। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक प्रबल शक्ति निकली और लू मिंग की ओर तेजी से बढ़ी। लू मिंग इस बल का सामना नहीं कर सका। एक जोरदार धमाके के साथ वो बल के बल से दीवार पर जा गिरा। उसी क्षण कियू यू की रीढ़ की हड्डी से निकली लाल चमक ऐसे गायब हो गई मानो कुछ हुआ ही न हो। युवा मास्टर, कियू युए चौंक गई। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और लू मिंग को उठाने के लिए आगे बढ़ी। मैं ठीक हूँ। लू मिंग खड़ा हो गया। उसकी ऊर्जा और रक्त में हो रहे उफान के अलावा वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि उसकी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाला बल बहुत तीव्र था, लेकिन वो घातक नहीं था। जब तक आप ठीक हैं, छोटे मालिक, आपने तो मुझे लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था, कियू युए ने खुद को थपथपाते हुए कहा। हालांकि लू मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे यकीन था कि कियू युए में रक्तवाहिनी मौजूद थी, लेकिन यह असामान्य था कि वह इतनी शक्ति उत्पन्न करे कि उसे उड़ा दे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लू मिंग को भौहें चढ़ाते देख कियू युए समझ गई कि वह उसकी रक्त नलिका को लेकर चिंतित है। युवा स्वामी, अगर मेरी रक्त नलिका जागृत नहीं होती है तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपके और आपकी पत्नी के लिए भोजन तैयार कर दूंगी, कियू युए ने विनम्रता से कहा। कियू युए ने बात खत्म करने के बाद दरवाजा खोला और चली गई। कियू युए के जाने के बाद लू मिंग कुछ देर तक सोचता रहा। उसके पास इसे टालने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि वह इसका हल नहीं निकाल पा रहा था। उसने सोचा कि समय मिलने पर वह कुछ प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर देखेगा कि क्या उनमें भी इसी तरह के रिकॉर्ड मौजूद हैं। वन भोजन के बाद वह अपने कमरे में लौटा और फिर से सर्वोच्च मंदिर में वापस चला गया। सदन की बैठक में केवल 2 दिन शेष थे। लू मिंग ने अंतिम प्रयास के लिए स्पिरिट सोल पिल का सेवन करने की योजना बनाई। स्पिरिट सोल पिल तृतीय स्तर की औषधि थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसे पूरी तरह से शुद्ध करना असंभव था क्योंकि सभी औषधियों में विष और अशुद्धियां होती है। शरीर के भीतर मौजूद विष को शुद्ध करने में समय लगता है। हालांकि लू मिंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। स्पिरिट सोल पिल का सेवन करने के बाद उसने ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक का प्रसार शुरू कर दिया।
उसकी रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल ने स्पिरिट सोल पिल के प्रभावों को अवशोषित कर लिया और परिष्कृत ऊर्जा बाहर निकल आई। उसके दांतियान में मौजूद क्यूई चक्रवात तेजी से घूमने लगा और ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। लू मिंग की साधना में तेजी से वृद्धि हो रही थी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। अंततः सदन की बैठक का समय आ गया था। लू याओ, प्रथम शाखा के मुखिया, मैं तुम सबको चौंका दूंगा। लू मिंग ने साधना रोक दी और अपनी आंखें खोली। उसने अपने शरीर में आवश्यक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया और हल्के से व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। वो मुख्य मंदिर से निकलकर प्रांगण की ओर चल पड़ा। अरे, माँ और कियू युए यहाँ क्यों नहीं है? उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि ली पिंग और कियू युए वहां नहीं थे। यह असंभव था। आज सदन की बैठक थी। ली पिंग और कियू युए निश्चित रूप से वहां उनका इंतजार कर रहे होते। जल्दी करो, फटाफट नहा लो। इन सारे कपड़ों को धोने के बाद शौचालय भी साफ कर देना। उसी क्षण बगल वाले घर से एक तीखी आवाज सुनाई दी जो बत्तख की आवाज जैसी लग रही थी। लू मिंग का वर्तमान निवास मूल रूप से नौकरों के लिए था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि अगला कमरा नौकरों के रहने और काम करने का स्थान था। तुम लोग हद पार कर रहे हो। हमसे कपड़े धुलवाना एक बात है, लेकिन शौचालय साफ करने को कहना। मेरी पत्नी प्रभु की पत्नी है। ये बहुत हो गया। मैं तुम लोगों की शिकायत एल्डर काउंसिल से करूंगा। उसी क्षण एक चीख सुनाई दी। बूम! वो चीख लू मिंग के कानों के ठीक बगल में बिजली की कड़क जैसी सुनाई दी। गुस्से से उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। चूंकि चीख कियू युए की थी, इसलिए जिस महिला का उसने जिक्र किया वह निश्चित रूप से उसकी मां ली पिंग रही होगी। इन नौकरों ने ली पिंग और कियू युए से कपड़े धुलवाने की हिम्मत की, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने उनसे शौचालय भी साफ करवाया। ये तो मौत के लायक ही थे। लू मिंग ने अपना शरीर मोड़ा और अगले दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। अध्याय 13। प्रचंड क्रोध अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। उस समय ली पिंग और कियू युए अपने घर के बगल वाले आंगन में कपड़े धो रहे थे। उनके सामने लू परिवार द्वारा पहने गए कपड़ों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। चेहरे पर नकली मूंछें लगाए एक मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे 2 हटे कट्टे और तगड़े आदमी खड़े थे। दुआन सैन नाम का वह मोटा आदमी प्रथम शाखा के एल्डर का गृहस्वामी था। उस पल दुआन सान हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने कियू युए और ली पिंग पर अपनी निगाहें गड़ा दी। अरे बाप रे, तुम लोग मुझे एल्डर काउंसिल में शिकायत करने की सोच रहे हो? ये तो कोरी कल्पना है। भगवान की पत्नी। बकवास। दिन खत्म होते ही लेडी लू याओ भगवान बन जाएंगी, तब तुम दोनों का कुछ भी नहीं बचेगा। 1. मैं आप दोनों को बता दूं, जल्द ही आपको हर दिन इस तरह के काम से निपटना होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से अभ्यास शुरू कर दें। ऐसा सोचना भी मत, मेरे छोटे मालिक तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कियू युए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दुआन सान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, वो निकम्मा लू मिंग। हा, क्या तुम अब भी उस निकम्मे से तुम दोनों को बचाने की उम्मीद कर रहे हो? सपने में भी मत सोचो। अगर आज वो मुझे नहीं मिला होता तो अभी वही शौचालय साफ कर रहा होता। दुआन सान ने एक अप्रिय तीखी हंसी हंसी। उसकी छोटी छोटी आंखें वासना से चमक उठी और उसने कियू युए के शरीर को घूरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ समय तक तुमसे दूर रहने के बाद तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे कमरे में आकर मेरी सेवा करो? अगर मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हुआ तो शायद मैं तुम दोनों को शौचालय साफ करने की छूट दे दूं। इसके बारे में सोचना भी मत। कियू युए का चेहरा पीला पड़ गया। वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। दुआन सान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। इसके बारे में सोचना भी मत, लेकिन मैं तो करना चाहता हूं। इस लड़की को लेकर अपने कमरे में आना चाहता हूं। रोजर, दुआन सैन के पीछे खड़े 2 हटे कट्टे आदमियों ने जवाब दिया। नहीं, ऐसा मत करो। मैं आपसे विनती करती हूं, नौकरानी दुआन, कियू युए को जाने दो। आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं करूंगी। कृपया कियू युए को जाने दो। कियू युए की रक्षा के लिए ली पिंग उसके सामने खड़ी हो गई, जबकि कियू युए ने दुआन सान की ओर विनती भरी नजरों से देखा। भाग जाओ, दोनों हटे कट्टे आदमियों ने चिल्लाकर कहा। उनमें से एक ने ली पिंग की ओर हथेली घुमाए। ठीक उसी क्षण बूम! आंगन का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया, जिससे लकड़ी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि दोनों हटे कट्टे आदमी अपनी हरकतें रोक बैठे। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर खींच गईं। एक युवक आंगन में दाखिल हुआ। लू मिंग, तुम हो? तुम सही समय पर आए हो। अब जाओ और शौचालय साफ करो। दुआन सान ने राहत की सांस ली और लू मिंग को देखते ही तिरस्कार भरी मुस्कान दी। वो युवक वास्तव में लू मिंग ही था।
लू मिंग ने डुआन सान की ओर देखा तक नहीं। वो कुछ कदम चलकर ली पिंग की ओर बढ़ा और पूछा, माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ ठीक है, मिंग तुम क्यों आए हो? हम इसे संभाल लेंगे, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, ली पिंग ने चिंता से कहा। लू मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझे देर हो गई थी, अब से मैं आपको कभी भी किसी तरह की नाइंसाफी का सामना नहीं करने दूंगा। लू मिंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, निकम्मे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लू मिंग के पीछे से दुआन सान की आवाज आए। लू मिंग धीरे से मुड़ा और दुआन सान को बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से घूरने लगा, मानो उसकी आंखें नरक के किसी राक्षस की हों। इस स्थिति ने लू मिंग के भीतर एक अतुलनीय क्रोध को जन्म दिया। ये क्रोध उसके सीने में भर गया था और किसी भी क्षण फूट सकता था। भयंकर क्रोध खौफनाक जानलेवा इरादे में बदल गया। लू मिंग के होठों से भावहीन वाक्य निकले, दुआन सान, तुम मरने के लायक हो। लू मिंग की आंखों में दिख रही निर्मम निगाहों ने दुआन सान के दिल को दहला दिया। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि लू मिंग तो बस एक मामूली इंसान है, उसने हिम्मत जुटाई और गुस्से से घूरते हुए कहा, लू मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। इसके हाथ पैर तोड़ दो, वो चिल्लाया। रोजर, उन दो हटे कट्टे आदमियों ने गुस्से से घूरते हुए लू मिंग को उसकी बाहों से पकड़ लिया। वे दोनों बलवान व्यक्ति नौसिखिए स्तर के मध्य शिखर पर थे। मिंग, ली पिंग डर गई। दुआन सान अपना व्यंग्य रोकना नहीं चाह रहा था। स्नैप स्नैप, हड्डियों के टूटने की आवाज 2 बार गूंजी, उसके बाद 2 चीखें सुनाई दी। दुआन सान जम गया और इससे ली पिंग चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चीखने की आवाजें बलवान पुरुषों की ओर से आ रही थीं। लू मिंग को बस उनकी कलाई पकड़नी थी और हड्डियां पीसकर चूर चूर हो गईं। आह आह, मेरा हाथ! दर्द से कराहते हुए दोनों हटे कट्टे आदमी चीखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। धमाका धमाका, लू मिंग की मूल ऊर्जा बाहर निकली और उन दोनों बलवान पुरुषों के शरीरों में समा गई। वे कुछ पल के लिए बड़बड़ाए और फिर हवा में उड़ते हुए जमीन पर जा गिरे, इससे पहले कि वे अपनी अंतिम सांस ले पाते। लू मिंग द्वारा उनके अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया था। तभी दुआन सान ने स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। लू मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वे प्रथम शाखा के प्रमुख के अधीन थे और तुमने उन्हें मारने की हिम्मत की। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। मरने वाले तुम ही होगे। लू मिंग ने उपहास उड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और डुआन सान पर एक मुक्का मारा। जैसे ही उसने मुक्का मारा, एसेंशियल ची की एक प्रचंड धारा निकली और डुआन सान को घेर लिया। एसेंशियल ची इतनी प्रबल थी कि डुआन सान को ऐसा लगा मानो वो किसी बर्फीली खाई में गिर गया हो। बूम! जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, लू मिंग की मुट्ठी सीधे डुआन सान के पेट पर पड़ी। डुआन सान दर्द से चीख उठा। उसका हट्टा कट्टा शरीर जमीन पर ऐसे गिरा जैसे किसी सुअर का शव फेंका जा रहा हो, जिससे धूल का बादल उठ गया। आह आह, लू मिंग, अगर तुमने मेरी साधना को नुकसान पहुंचाया, तो मिस लू याओ और प्रथम शाखा के मुखिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दुआन सान ने हताशा में चीख मारी। क्या ऐसा है? लू मिंग दुआन सान की ओर बढ़ा और गुस्से में उसके पैर पर लात मारी। स्नैप! पैर पटकने से डुआन सान का पैर तुरंत टूट गया। उसने एक कत्लखाने में मारे गए सुअर जैसी दर्दनाक चीख निकाली, उसके चेहरे से आंसू और नाक से बहने वाला पानी बह रहा था। डुआन सान को घूरते हुए लू मिंग की आंखें ठंडी थीं। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम मेरे हाथ पैर तोड़ना चाहते हो, अब मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने डुआन सान के दूसरे पैर पर भी जोर से वार किया और उसकी हड्डियां भी तोड़ दी। आह आह, मेरा पैर! लू मिंग, नहीं, युवा स्वामी मिंग, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे बख्श दीजिए। प्रथम शाखा के मुखिया और लू चुआन ने मुझे ये सब करने का आदेश दिया था, मैं उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? डुआन सान दर्द से कराह उठा। पहली शाखा के बुजुर्ग और लू चुआन? लू मिंग की निगाहें बर्फीली ठंडी थीं। फिर उसने डुआन सान की बाहों पर लगातार पैर पटका और उन्हें तुरंत तोड़ दिया, फिर मुड़कर ली पिंग और कियू युए की ओर चल पड़ा। मिंग, क्या यही तुम्हारी साधना है? ठीक उसी क्षण ली पिंग ने लू मिंग को उत्साह से देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ, आपके बेटे ने इस दौरान एक चमत्कार का अनुभव किया है। मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। चलिए अब प्रशिक्षण मैदान की ओर चलते हैं, लू मिंग ने कहा। ली पिंग का चेहरा बदल गया। मिंग, प्रशिक्षण मैदान? प्रथम शाखा के एल्डर और लू याओ वहां है, बेहतर होगा कि तुम जल्दबाजी न करो। हालांकि इस दौरान लू मिंग की साधना में जबरदस्त सुधार हुआ था, लेकिन क्या वो लू याओ का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था?
लू याओ ने न केवल 5वें स्तर की रक्त नलिका जागृत की, बल्कि उनका रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के दुआनमू परिवार से वैवाहिक संबंध भी था। ली पिंग ने सुना कि उस दौरान जब वह एकांत में साधना कर रही थी, दुआनमू परिवार ने उन्हें कई मूल्यवान गोलियां भेजी। वन स्वाभाविक रूप से वो लू मिन को लेकर चिंतित थी। लू मिन के होठों पर एक सौम्य लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। चिंता मत करो माँ, लू याओ लू परिवार के मुखिया का पदभार ग्रहण नहीं करेगा, नहीं कोई और करेगा। ये पदभार पिताजी का है। अगर किसी ने इस पर उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं उसकी उंगली काट दूंगा। मेरी मालकिन, चिंता मत कीजिए, युवा स्वामी इसे कर सकते हैं। कियू यू सहमत हुए। वे तीनों लू परिवार के प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़े। अध्याय 14। सदन की बैठक प्रारंभ। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। लू परिवार का प्रशिक्षण मैदान लू परिवार के निवास के पूर्वी हिस्से में स्थित था। ये बेहद विशाल था और इसमें 1,00,000 लोगों को समायोजित करने में कोई परेशानी नहीं थी। प्रशिक्षण मैदान के बीच में स्टेनलेस स्टील की चट्टानों से बना एक विशाल चबूतरा था, जिसकी चौड़ाई और लंबाई 200 मीटर थी। प्रशिक्षण मैदान के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर भव्य दर्शक दीर्घाएं बनाई गई थीं। उत्तरी स्टैंड मुख्य स्टैंड था, जो लू परिवार के लिए आरक्षित था। पूर्वी और पश्चिमी स्टैंड फायरी विंड सिटी के प्रभावशाली परिवारों के लिए थे। उस समय 7 सफेद बालों वाले बुजुर्ग दर्शक दीर्घा के सबसे ऊपरी हिस्से में बैठे थे। ये बुजुर्ग लू परिवार की बुजुर्ग परिषद के मुख्य सदस्य थे। लू परिवार की वरिष्ठ परिषद के सभी प्रमुख वरिष्ठ सदस्यों को परिवार ने स्वयं चुना था, जो सबसे योग्य और प्रतिष्ठित थे। वे सभी लू परिवार के हित में काम कर रहे थे, इसीलिए वे सबसे उपयुक्त थे और किसी विशेष शाखा के प्रति पक्षपात नहीं रखते थे। अंततः उनका उद्देश्य लू परिवार का सर्वोत्तम हित था। लू परिवार की पहली शाखा के मुखिया लू यूनेक्सियोंग उनसे कुछ दूरी पर बैठे थे। उनके बगल में लगभग 15 वर्ष की एक युवती भी बैठी थी। बर्फ जैसे सफेद वस्त्र पहने, उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। वो लू याओ थी। प्रथम शाखा के एल्डर लू, बधाई हो। मैंने सुना है कि आपकी बेटी में अद्वितीय प्रतिभा है। उसने 5वें स्तर की रक्त नलिका को जागृत कर लिया है। उसका भविष्य असीम उज्ज्वल है। ली परिवार के मुखिया ली फू ने चापलूसी के साथ प्रथम शाखा के वरिष्ठ को बधाई दी। धन्यवाद, प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने सरल शब्दों में उत्तर दिया। इसके बाद फायरी विंड सिटी के अन्य सभी परिवार और प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रथम शाखा के बुजुर्ग को बधाई देने के लिए उनके पास पहुंचे। प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने सहमति में केवल सिर हिलाया। गरज गरज। उसी क्षण दूर एक गली से जंगली जानवरों की दहाड़ें गूंज उठी। आवाज आसमान को चीरती हुई ऐसे गूंजी मानो हजारों राक्षस हमला कर रहे हों। कुछ क्षण बाद दर्शकों के सामने 10 से अधिक विशालकाय गहरे लाल रंग के बाघ प्रकट हुए। वे 2 मीटर ऊंचे थे और 4 मीटर से अधिक चौड़े थे। प्रत्येक विशालकाय बाघ पर धधकते लाल वस्त्र पहने एक आकृति बैठी थी और भयंकर आभा के साथ साथ झुलसा देने वाली सांसें पूरे क्षेत्र में व्याप्त थीं। फ्लेम टाइगर्स, वे व्हाइट टाइगर हॉल से हैं, जो मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट के 5 हॉलों में से एक है। क्या वे दुआनमू परिवार के स्वामी की ओर से हो सकते हैं? वन भीड़ से विस्मयबोध की आवाजें आ रही थीं। व्हाइट टाइगर हॉल द्वारा किसी को भेजने की पहल करने का मतलब क्या ये हो सकता है कि वे लू याओ को शिष्य के रूप में भर्ती करना चाहते हो? किसी ने अनुमान लगाया। प्रथम शाखा के प्रमुख जोश से भरे चेहरे के साथ फुर्ती से खड़े हुए और स्टैंड से नीचे उतरे। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के श्वेत बाघ हॉल के आगमन के लिए यह मेरी गलती है कि मैंने द्वार के बाहर आपका स्वागत नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा करें। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। हाँ, आप तो बड़े ही विनम्र हैं, प्रथम शाखा के प्रमुख। मैं दुआनमू किंग हूँ, जो रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के श्वेत बाघ हॉल में कार्यरत हूँ। मैं आज यहाँ लू याओ को लू परिवार के स्वामी बनने पर बधाई देने और उन्हें श्वेत बाघ हॉल के शिष्य के रूप में आधिकारिक तौर पर भर्ती करने आया हूँ। लाल रंग के वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, जो सबसे बड़े ज्वाला बाघ पर बैठा था। आप बहुत ही विनम्र हैं, दूत। कृपया बैठ जाए, प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। दुआनमू किंग मुस्कुराया। वह और 2 अन्य व्यक्ति अपने ज्वाला बाघों से उतरे और मुख्य दर्शक दीर्घा में पहुंच गए। बाकी लोगों ने अपने ज्वाला बाघों को एक तरफ कर दिया। लगता है लू याओ के पास वाकई असाधारण प्रतिभाएं हैं। मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट द्वारा शिष्यों की भर्ती शुरू होने में अभी 2 महीने बाकी है और आमतौर पर लोग पहले उनसे संपर्क करते हैं। उन्हें कड़ी परीक्षा देनी होगी और केवल उत्तीर्ण होने वाले ही शामिल हो सकेंगे। मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट का स्वयं आकर किसी को भर्ती करना वाकई एक दुर्लभ घटना है। बिल्कुल,
कहते हैं कि लू याओ ने रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के दुआनमू परिवार के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया है। उसका भविष्य वाकई उज्ज्वल दिख रहा है। लू परिवार को इस बार वाकई एक असाधारण प्रतिभा मिली है, जो लू यूनटियन को भी मात देती है। आसपास के सभी लोग गर्मागर्म बहस कर रहे थे। चीख। उसी क्षण आकाश में एक तीखी, तेज चीख गूंज उठी, दूर से ही सही, लेकिन फिर भी सुनाई दी। भीड़ की निगाहें अनायास ही उस दिशा में घूम गईं, फिर उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। वहां 50 मीटर पंखों वाला एक विशालकाय बर्फीला सफेद बाज था। उसके पंजे तलवार की तरह नुकीले थे और उसकी आंखें बेहद तेज थीं। जैसे ही उस बाज ने लोगों पर अपनी नजरें गड़ाईं, भीड़ कांप उठी और पसीने से तरबतर हो गई। बाज के ऊपर कई आकृतियां खड़ी थीं। एक शांत हिमबाज। ये रहस्यमय तलवार संप्रदाय के सिंदूरी पक्षी हॉल का एक शांत हिमबाज है। यहां तक कि वर्मिलियन बड हॉल भी आ गया है। भीड़ ने खुशी से चिल्लाया। मैं मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट के वर्मिलियन बड हॉल से लियू कियान हूं। मैं आज वर्मिलियन बड हॉल का प्रतिनिधित्व करते हुए लू याओ को शिष्य के रूप में भर्ती करने आई हूं। लगभग 30 वर्ष की एक महिला ने शांत बर्फीले बाज पर शालीनता से बैठे हुए कहा। वन शश। उसी क्षण दूर से एक विशालकाय उड़ने वाला सांप तेजी से ऊपर से गुजरा। उसकी भयंकर आभा पूरे स्थान में फैल गई। हा, दुआनमू किंग लियू कियान, आपके हॉल तो वाकई बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं। मैं मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट के एजियो ड्रैगन हॉल से टाई जोंग हूं, और मैं अपने हॉल की ओर से मिस लू याओ को शिष्या के रूप में भर्ती करने आया हूं। मैं ओनिक्स टोरेटोइस हॉल से गाओ शी हूं, और मैं अपने हॉल की ओर से सुश्री लू याओ को शिष्या के रूप में भर्ती करने आया हूं। एक और आवाज सुनाई दी। जिस साम्राज्य में लू मिंग रहता था, उसे धधकते सूरज का साम्राज्य कहा जाता था। धधकते सूरज का साम्राज्य विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। उसके सामने फायरी विंड सिटी एक छोटा सा कस्बा मात्र थी। साम्राज्य के शासन में कम से कम 10,000 शहर थे। ब्लेजिंग सन साम्राज्य में 5 संप्रदाय थे, जो सत्ता के शीर्ष पर स्थित प्रमुख शक्तियां थीं। ब्लेजिंग सन साम्राज्य के केंद्र में सुविधाजनक रूप से स्थित वे ही साम्राज्य के शासक थे। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय ने धधकते सूर्य साम्राज्य के भीतर एक विशाल भूभाग पर कब्जा कर रखा था। उग्र पवन नगरी साम्राज्य के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित थी, जो रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आती थी। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय को 5 हॉलों में विभाजित किया गया था, जिनके नाम थे नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, ओनेक्स कछुआ, सिंदूरी पक्षी और किलिन। दुआनमू परिवार रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के श्वेत बाघ हॉल का प्रमुख परिवार था। यद्यपि पांचों मठ एक ही संप्रदाय के थे, फिर भी उनके बीच खुली प्रतिस्पर्धा और गुप्त संघर्ष होना तय था। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक संस्थान ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने समूह में भर्ती करना चाहेगा जब ऐसा कोई व्यक्ति सामने आए। चारों हॉलों के एक के बाद एक आने से शोरगुल मच गया। हे भगवान, रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के 5 हॉलों में से केवल 4 ही आए हैं, और वे सभी मिस लू याओ को शिष्या बनाना चाहते हैं। अविश्वसनीय। हाँ, बिल्कुल। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय लगभग 2000 शहरों पर शासन करता है। 5 गिरजाघर आम लोगों से बहुत ऊपर स्थित है। उनका शिष्य भर्ती के लिए प्रतिनिधि भेजना दुर्लभ है, लेकिन इस बार 4 प्रतिनिधि आए हैं। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। आसपास मौजूद भीड़ गर्मागर्म बहस कर रही थी। व्हाइट टाइगर हॉल के लिए लू याओ को शिष्य के रूप में भर्ती करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजना उचित था, क्योंकि उसके व्हाइट टाइगर हॉल के दुआनमू परिवार के साथ वैवाहिक संबंध थे। हालांकि 3 अन्य मठों ने भी लू याओ को अपना शिष्य बनाने के उद्देश्य से किसी को भेजा था। ये लू याओ की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था, जिसने अन्य मठों को भी चौंका दिया था। जैसे ही रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के 4 हॉल लू याओ को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, उसके चारों ओर की चमक तेज हो गई। तीनों दूत कृपया बैठ जाएं। प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने तीनों हॉलों से आए मेहमानों को जल्दी से बैठने के लिए आमंत्रित किया। वे अपनी खुशी को मुश्किल से ही छिपा पा रहे थे। वो बेहद प्रसन्न था और उसने व्हाइट टाइगर हॉल के आगमन की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, लेकिन 3 अन्य हॉलों का आगमन उसकी उम्मीदों से परे था। इससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। याओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने मुट्ठी भींचते हुए धीरे से कहा। उनकी भावनाएं उफान पर थीं। वो जानता था कि 5 हॉल्स में से 4 द्वारा किसी को सीधे उनके दरवाजे पर भेजने का कारण उसकी अपनी बेटी लू याओ ही थी। उस क्षण उसने भावुक होकर आह भरी। 3 साल की मेहनत व्यर्थ नहीं गई, ये सार्थक थी। वर्मिलियन बड हॉल, एजियो ड्रैगन हॉल और ओनेक्स टोरेटोइस हॉल, आप यहाँ क्यों हैं? लू याओ हमारे व्हाइट टाइगर हॉल की है, क्या आप उसे हमसे छीनने की योजना बना रहे हैं?
दुआनमू किंग अन्य 3 हॉलों से आए दूतों को देख रहा था, उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। हाँ, दुआनमू किंग, मुझे पता है कि लू याओ का व्हाइट टाइगर हॉल के दुआनमू लिन से वैवाहिक संबंध है, लेकिन हो सकता है कि सुश्री लू याओ व्हाइट टाइगर हॉल को न चुनना चाहें। हम सभी मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट से हैं, किसी दूसरे हॉल को चुनने में कोई फर्क नहीं है, ये सब अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करता है। एजियो ड्रैगन हॉल के टाई जोंग हंस पड़े। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ है, दुआनमू किंग ने चिढ़कर कहा। बगल में बैठे प्रथम शाखा के बुजुर्ग तो और भी ज्यादा उत्साहित थे। लू परिवार की सभा अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन चारों सदन लू याओ को लेकर आपस में होड़ मचा रहे थे। ये सोचकर उनका चेहरा लाल हो गया। उसी क्षण एक सुगंधित हवा सी बह निकली। एक आकर्षक आकृति पास आई, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हॉल की मालकिन मुझे नहीं लगा था कि आप आएंगी, कृपया बैठ जाइए। प्रथम शाखा की बुजुर्ग ने तुरंत उनका स्वागत किया। वह एलिक्सिर हॉल की मालकिन मुलैन थी। एलिक्सिर हॉल को मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट का समर्थन प्राप्त था। प्रथम शाखा के एल्डर ने उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। मार्शल आंटी आप भी आ गई है। वर्मिलियन हॉल की लियू कियान ने जल्दी से आगे बढ़कर अभिवादन किया, जिससे कई लोग चौंक गए और अटकलें लगाने लगे। मुलैन का वर्मिलियन बड हॉल में काफी ऊंचा स्थान था। लियू कियान 30 वर्ष से अधिक उम्र की होने के बावजूद मुलैन को अपनी मात चाची कहकर संबोधित कर रही थी। हाँ, मैं यह मजा देखने आया हूँ। वह यहाँ क्यों है? बाकी 3 हॉलों में बैठे लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उसी क्षण लू मिंग, ली पिंग और कियू युए भीड़ के बीच आ पहुंचे। अध्याय 15 विदाई। लू याओ अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। उसी क्षण लगभग 40 वर्ष की आयु का एक विद्वान सज्जन प्रशिक्षण मैदान के मध्य में स्थित चबूतरे पर चढ़ गया। वो दूसरी शाखा के नेता होने के साथ साथ लू परिवार के दूसरी शाखा के मुखिया लू युनफेंग भी थे। आज की सभा में रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के दूतों की उपस्थिति लू परिवार के लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लू युनफेंग ने पारंपरिक समारोहों से शुरुआत की, लेकिन फिर अचानक विषय बदल दिया। तो लू परिवार के युवा शिष्यों, आप सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा और अपना पूरा प्रयास करना होगा। शायद आप दूतों का ध्यान आकर्षित कर सकें और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में भर्ती हो सकें। जैसे ही लू युनफेंग ने अपना वाक्य समाप्त किया, लू परिवार के युवाओं की सांसें तेज हो गईं। वे उत्तेजित हो रहे थे, लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में भर्ती 2 महीने बाद ही शुरू होती, लेकिन जब ऐसा हुआ तो ये धधकते सूरज साम्राज्य के लगभग 2000 शहरों के बीच एक प्रतियोगिता बन गई। जीतने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि अगर वे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के किसी दूत का ध्यान आकर्षित कर लेते, तो उन्हें तुरंत संप्रदाय में शामिल होने की सिफारिश कर दी जाती। उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता। मुख्य दर्शक दीर्घा में बैठे दूत मुस्कुराए। कोई प्रतिक्रिया न देना उनकी मौन सहमति का प्रतीक था। लू परिवार के बच्चों की आंखें चमक उठी। लू युनफेंग ने देखा कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और उसने घोषणा की, ठीक है, सदन की बैठक अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। ये बैठक 3 भागों में विभाजित होगी। पहले भाग में दृढ़ संकल्प की परीक्षा, दूसरे भाग में शक्ति परीक्षण और अंतिम भाग में एक प्रतियोगिता होगी। जैसा कि सभी जानते हैं, मार्शल आर्टिस्ट का रास्ता कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है। एक बार में एक ही कदम उठाना पड़ता है। दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना इस रास्ते पर दूर तक जाना असंभव है। जो लोग सभा में भाग लेना चाहते हैं, वे आगे बढ़ें और ज्वाला की सीढ़ियों पर चढ़ें। भाषण के अंत में लू परिवार के युवा लड़के और लड़कियां मंच के दोनों ओर से मंच की ओर बढ़े। वे सभी लू परिवार के नए बच्चे थे। लड़के और लड़कियां दोनों ही थे, लेकिन उनमें से कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का नहीं था। उसी क्षण लू याओ मुख्य स्टैंड पर प्रकट हुई। पल भर में पूरी भीड़ की निगाहें उन पर टिक गईं। लू याओ ने बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसका पतला शरीर आकर्षक वक्रों से परिपूर्ण था। जैड जैसी चिकनी गोरी त्वचा और उसके परिपूर्ण चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी तस्वीर से निकली परी हो। एक गपशप करने वाले ने एक बार कहा था कि लू याओ फायरी विंड सिटी की सबसे सुंदर युवती थी। ये सचमुच कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वो कोमल और सुंदर कदमों से प्रशिक्षण मैदान के बीच में स्थित प्लेटफॉर्म की ओर चली। बेहद अद्भुत। कई लोगों ने मन ही मन खुशी जाहिर की। लू याओ न केवल भीड़ में सबसे अलग दिखी, बल्कि उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का भी वरदान प्राप्त था। मैंने सुना है कि लू याओ ने अपनी रक्त नाड़ी को जागृत करने से पहले ही 9 नाड़ियां खोल ली थी।
5वें स्तर की नाड़ी को जागृत करते ही उसने एक दिव्य नाड़ी भी जागृत कर ली। अब वो और भी बेहतर हो गई होगी। अगर किसी को ऐसी सौभाग्यशाली लड़की से शादी करने का मौका मिले तो उसे जीवन में कोई पछतावा नहीं रहेगा। मैंने सुना है कि लू याओ का विवाह व्हाइट टाइगर हॉल के दुआनमू परिवार के प्रतिभाशाली सदस्य दुआनमू लिन से तय है। शायद दुआनमू लिन के स्तर का ही कोई व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। मैंने सुना था कि मुख्य शाखा के लू याओ और लू मिंग काफी करीबी दोस्त है। मुझे लगा कि उनके बीच कुछ चल रहा है। वो घटिया आदमी, भला वो उसके लायक कैसे हो सकता था? ऐसा लगता जैसे गोबर पर ताज़ा फूल चिपका दिया हो। शुक्र है उनका रिश्ता नहीं बना, वरना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती। सभी लोग चर्चा में लगे हुए थे। भीड़ के बीच लू मिंग ने अटकलों को सुना और धीरे से मुस्कुराया। वो जल्द ही उन्हें चुप करा देगा। कुछ देर बाद लू याओ मंच पर आए। उनके बगल में खड़ी उनके ही परिवार की जूनियर छात्राएं लू याओ की उपस्थिति मात्र से ही फीकी पड़ गईं। मुख्य दर्शक दीर्घा से आए दूतों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। आखिरकार वे उसी के लिए तो आए थे। उस समय लू परिवार के 30 से अधिक युवा लड़के लड़कियां मंच पर मौजूद थे। क्या अभी तक कोई नहीं आया है? दूसरे बुजुर्ग ने जोर से पूछा। उसी क्षण भीड़ में से एक आकृति निकली और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगी। लू मिंग, उस आकृति को देखकर कई लोग चौंक गए। क्या यह मुख्य शाखा का वही निकम्मा लू मिंग नहीं है? क्या वो सदन की परीक्षा में भाग लेना चाहता है? बहुत से लोग असमंजस में थे। दर्शक दीर्घा में बैठे प्रथम शाखा के प्रमुख की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू मिंग आने की हिम्मत करेगा। लू परिवार के 7 प्रमुख बुजुर्ग जो सबके ऊपर बैठे थे, वे भी उत्सुक और हैरान थे। मिंगा, भीड़ में ली पिंग और कियू युए के हाथ एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए थे। मंच पर लू याओ ने लू मिंग को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी। लू मिंग, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है, नीचे उतरो। लू मिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बस उसे घूरता रहा। रक्त नलिका छिन जाने के बाद लू मिंग की लू याओ से पहली मुलाकात थी। जिस शख्स से वह कभी प्यार करता था, वो अब उसे जरा भी स्नेह नहीं दे सकता था। अब उसकी आंखों में सिर्फ ठंडक ही बची थी। लू मिंग की शक्ल देखकर लू याओ ने सिर हिलाया। लू मिंग, मुझे पता है कि तुम मुख्य शाखा के वंशज होने के बावजूद मेरे स्वामी बनने से नाराज हो, लेकिन तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति को समझना चाहिए। स्वामी का पद योग्य व्यक्ति को ही मिलता है। तुम्हारे और मेरे बीच बहुत बड़ा फासला है, एक ऐसी खाई जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। हम दोनों की किस्मत में अलग अलग दुनिया लिखी है। मेरी दुनिया तो अभी शुरू हुई है, जबकि तुम्हारी दुनिया साधारण ही रहेगी। तुम्हारे लिए तो यही सफर खत्म होता है। क्या सच में? आप काफी आत्मविश्वासी हैं, लेकिन आपने एक बात सही कही। हम वाकई अलग अलग दुनियाओं से ताल्लुक रखते हैं। लू मिंग मुस्कुराया, फिर वो लू याओ को अनदेखा करते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। वो आज शब्दों को व्यर्थ करने नहीं, बल्कि अपने कार्यों को स्वयं बोलने देने आए हैं। लू मिंग, प्रथम शाखा के वरिष्ठ अधिकारी ने मुख्य मंच से शांत स्वर में चिल्लाकर कहा। लू मिंग ने मुड़कर प्रथम शाखा के बुजुर्ग की ओर देखा। वो ये सुनना चाहता था कि उस बूढ़े व्यक्ति को क्या कहना है। लू मिंग, तुम जन्म से ही दुर्बल और कमजोर हो, इसलिए तुम आवश्यक ऊर्जा का संघनन नहीं कर सकते। चूंकि तुम हमारे परिवार की मुख्य शाखा के वंशज हो, इसलिए लू याओ ने कृपा करके तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें प्रोत्साहन दिया। यदि तुम अपने पिता के समान रक्तवाहिनी को जागृत कर सको, तो तुम स्वामी का पद प्राप्त कर सकोगे। यदि आप रक्त नाड़ी को भी जागृत नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक रूप से आप स्वामी पद प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। संयोगवश याओ ने 5वें स्तर की रक्त नाड़ी को जागृत किया और दुआनमू परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति का स्नेह प्राप्त किया, जो उससे विवाह का प्रस्ताव रख रहा है। तुमने इसे दिल पर ले लिया। तुम न सिर्फ ये भूल गए कि यावर ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था, बल्कि तुमने उसके बारे में कल्पनाएं भी की और उससे संबंध बनाने की योजना भी बनाई। तुमने तो यावर और दुआनमू परिवार के बीच वैवाहिक संबंध तोड़ने की भी कोशिश की। बिल्कुल घिनौना। हालांकि चूंकि तुम मुख्य शाखा के वंशज और भाई यूनटियन के इकलौते बेटे हो, इसलिए मैं पुरानी बातों को भूलने को तैयार हूं। अब मंच से उतर जाओ। प्रथम शाखा के बुजुर्ग की आवाज धीमी गूंजी। क्या? लू मिंग इतना घृणित था? मिस लू याओ ने इतने वर्षों तक उसकी देखभाल करने के लिए उसका साथ दिया, लेकिन वह इतना विक्षिप्त था कि जिसने उसे पाला पोसा, उसी को काट रहा था। कितना घृणित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक घटिया इंसान है। जैसे ही भीड़ ने प्रथम शाखा के प्रमुख का भाषण सुना, वे सभी लू मिंग को घूरने लगे। लू युक्सियोनग, बकवास मत करो। भीड़ के बीच लू पिंग ने प्रथम शाखा के प्रमुख की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
माँ, उसके जैसे व्यक्ति से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। लू मिंग ने ली पिंग को बताया। प्रथम शाखा का मुखिया सबसे नीच था। वही घृणित लोग थे जिन्होंने लू मिंग को नीचा दिखाने और उसकी रक्त नलिका छीनने के लिए 3 साल तक योजना बनाई, लेकिन वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। यहाँ तक कि उस पर बलात्कार के प्रयास का आरोप लगा रहे थे और लू याओ और दुआनमू परिवार के बीच वैवाहिक संबंधों को तोड़ने का भी आरोप लगा रहे थे। लू याओ को उस जैसे व्यक्ति से बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। क्या सच में कोई ऐसा भी है? बिल्कुल घिनौना। न सिर्फ वह ऐसा है, बल्कि एक निकम्मा भी है जो अपनी रक्त नलिका को भी जागृत नहीं कर सकता। मंच पर रहने का क्या फायदा? जल्दी करो और यहां से चले जाओ। व्हाइट टाइगर हॉल के दूत दुआनमू किंग ने ताना मारा। तुम कौन हो बे? ये मेरे परिवार की सभा है, तुम इसमें दखल देने वाले कौन होते हो? लू मिंग ने दुआनमू किंग पर तिरछी नजर डाली। वो उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था। तुम्हारी गुस्ताखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? दुआनमू किंग गुस्से से खड़ा हो गया और दहाड़ते हुए बोला। उसके शब्दों में जान से मारने का भाव था। लू मिंग, तुम निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के श्वेत बाग हॉल के दूत का अपमान करने की? प्रथम शाखा के वरिष्ठ ने लू मिंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। वैसे लू यूनिक्सियोंग, आज हमारे परिवार की सभा है। क्या तुम मुख्य शाखा के वंशज से बाहरी लोगों के जरिए निपटने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुख्य बुजुर्ग सिर्फ दिखावे के लिए है? लू मिंग ने दुआनमू किंग और प्रथम शाखा के एल्डर पर तिरछी नजर डाली। उनके शब्द स्पष्ट और संक्षिप्त थे, जो पूरे परिसर में गूंज उठे। आसपास मौजूद भीड़ स्तब्ध रह गई। लू मिंग बहुत ही दुस्साहसी था, यहां तक कि उसने रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के दूत को भी नाराज करने की हिम्मत कर ली थी। तुम, प्रथम शाखा के बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, यूनिक्सियोंग और दुआनमू किंग, कृपया इसे लू मिंग के युवावस्था के अहंकार के रूप में भुला दें। जैसा कि उम्मीद थी, एल्डर काउंसिल के प्रमुख बुजुर्गों में से एक ने अपनी बात रखी। वे किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे, लू परिवार के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना चुनेंगे और यहां तक कि मुख्य शाखा के अधिकारों की भी रक्षा करेंगे। अन्यथा उन्होंने वेदी अनुष्ठान के माध्यम से लू मिंग की रक्त नलिका को जागृत करने के लिए संसाधनों का उपयोग नहीं किया होता। हाँ, दुआनमू किंग, तुम एक कनिष्ठ से क्यों झगड़ रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मू लैन ने दुआनमू लिन की ओर देखते हुए कहा। दुआनमू किंग ने उपहास किया। हालांकि वह मुलैन से सावधान प्रतीत हो रहा था। वो चुप रहा और अपने चेहरे पर नाराजगी का भाव लिए बैठ गया। प्रथम बुजुर्ग भी बैठ गए, उनका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। लू मिंग, एक बार याओ एर परिवार की बागडोर संभाल ले, तब देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है। प्रथम एल्डर की आंखें गुस्से से लाल थीं। ठीक है, सदन की बैठक में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जागृत रक्त नाड़ी के बिना कोई भी व्यक्ति भाग नहीं ले सकता। लू मिंग भाग लेने के योग्य है। चलिए अभी शुरू करते हैं, एक वरिष्ठ ने घोषणा की। अध्याय 16, आग की लपटों में घिरा हुआ, फिर भी मेरे लिए एक आसान काम। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। ठीक है, अब दृढ़ संकल्प की परीक्षा का समय आ गया है, लू यूनफेंग ने घोषणा की। चबूतरे के बाईं ओर जैड पत्थर से बनी सीढ़ियां थीं। ये 9 सीढ़ियों वाली ज्वलंत सीढ़ियां कहलाती थीं। इसे एक कुशल कारीगर ने बनाया था, जिसे लू परिवार ने बड़ी रकम खर्च करके काम पर रखा था। यह एक अनोखा उपकरण था, जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी। सीढ़ियों पर खुदे हुए शिलालेख तब सक्रिय हो जाते थे जब कोई उन पर कदम रखता था। उनसे भीषण गर्मी निकलने लगती थी जो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को घेर लेती थी। जैसे किसी व्यक्ति को धधकती आग में घेर लिया जाता है, उसी तरह उसे लपटों में घिरे होने के दर्द और यातना को सहना पड़ता है। हालांकि आग की लपटें वास्तविक नहीं थीं, लेकिन अनुभूति वास्तविक आग के बीच होने से अलग नहीं थी। इसके अलावा हर कदम के साथ भीषण गर्मी और भी तेज होती जा रही थी। इस परीक्षण में यह प्रतियोगिता इस बात की थी कि कौन सबसे लंबे समय तक शीर्ष पर रह सकता है और कौन सबसे ऊंची सीढ़ी तक चढ़ सकता है। स्वाभाविक रूप से जितनी देर और जितनी ऊंची सीढ़ी पर कोई व्यक्ति टिक सकता था, वो मजबूत इच्छाशक्ति का संकेत देता था। मुझे पहले बोलने दीजिए। लू परिवार का लगभग 16 वर्ष का एक छोटा सदस्य ज्वालामयी सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उनमें से एक विशाल प्रकाश किरण निकली, जिससे धधकती लाल रोशनी फैल गई। युवक के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। वह दर्द में लग रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने दांत पीसकर दूसरे स्तर की ओर एक और कदम बढ़ाया और फिर तुरंत ही तीसरे स्तर की ओर एक और कदम बढ़ा दिया।
उस समय वह रुक गया और आग की लपटों में घिरे होने के दर्द से जूझने लगा। हालांकि केवल 10 सांसों में ही उसका शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला और विकृत हो गया था। यह स्पष्ट था कि वह असहनीय यातना झेल रहा था। 10 सांसें और बीत गईं। गर्मी सहन न कर पाने के कारण वो चीखा और जलती हुई सीढ़ियों से कूद गया। लू ली, तीसरा कदम, 20 सांसें, लू यूनफेंग ने घोषणा की। फिर लू परिवार के कनिष्ठ सदस्य एक एक करके परीक्षा देने के लिए आगे आए। हालांकि उनमें से अधिकांश तीसरे और चौथे चरण के आसपास ही अटके रहे और केवल 20 से 30 सांसों तक ही टिक पाए। मुझे कोशिश करने दीजिए। लू चुवान आगे बढ़ा। उसने लू मिंग पर एक नजर डाली और सीढ़ियां चढ़ने से पहले उसका मजाक उड़ाया। उसकी गति तेज थी और बिना रुके वो 5वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। फिर वो 5वीं सीढ़ी पर रुक गया और वहां 52 सांसों तक खड़ा रहा। इससे भीड़ चौंक गई। हम लू याओ के बड़े भाई से यही उम्मीद थी। बहन की प्रतिभा तो कमाल की है ही, भाई भी कम नहीं है। 5वें चरण में 52 सांसों तक टिके रहना तो वाकई अद्भुत है, दुआनमू किंग ने प्रशंसा की। हाँ, दूत दुआनमू को तारीफ करने की आदत है, प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने गरजते हुए कहा। लू चुवान ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर परीक्षा जारी रही। कई लोग ऐसे थे जिनमें दृढ़ इच्छाशक्ति थी, जिनमें से 2 लू चुवान से कमतर नहीं थे। एक ने 5वें चरण पर 52 सांसें लीं, जबकि दूसरे ने 55 सांसें लीं। हालांकि किसी ने भी छठे चरण को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पर केवल लू याओ और लू मिंग ही रह गए। लू याओ ने लू मिंग की ओर एक नजर डाली और फ्लेमिंग स्टेप्स की ओर बढ़ गई। उस समय सबकी निगाहें लू याओ पर टिकी हुई थीं। लू याओ से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। हर कोई ये देखना चाहता था कि उसकी इच्छाशक्ति कितनी मजबूत है। असाधारण प्रतिभा वाले लोगों में शायद मजबूत इच्छाशक्ति न हो। लू याओ ने बड़ी सावधानी से पहली सीढ़ी पर कदम रखा और झट से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गई। वो एक एक कदम करके बिना रुके एक ही बार में छठी सीढ़ी तक चढ़ गई। छठी सीढ़ी पर पहुंचने का मतलब था कि वह बाकी सभी से आगे निकल चुकी थी। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। हालांकि लू याओ रुकी नहीं। उसने एक और कदम बढ़ाया और 7वें तल पर पहुंच गई। लू याओ सचमुच 7वें पायदान तक पहुंच गई। वाकई बहुत प्रभावशाली। देखते हैं वो कब तक टिक पाती है। भीड़ ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें इसका जवाब बहुत जल्द मिल गया। 86 सांसें। लू याओ सीढ़ियों से उतरने से पहले 7वीं सीढ़ी पर 86 सांसों तक रुकी रही। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। लू याओ न केवल असाधारण प्रतिभाओं से संपन्न है, बल्कि उसमें दृढ़ इच्छाशक्ति भी है। वो सचमुच देवताओं की देन है। बिल्कुल, वो 7वां चरण था, जो नीचे के चरणों से अतुलनीय है। भीड़ में मौजूद लोग आपस में जमकर चर्चा कर रहे थे। लू याओ भावहीन होकर मुड़ी और चली गई, मानो उसने अभी जो हासिल किया था वो महत्वहीन था। जब वो लू मिंग के पास से गुजरी तो उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। क्या तुमने वो देखा? यही तो हम दोनों में फर्क है। उसकी कोमल आवाज लू मिंग के कानों में गूंज उठी। क्या सच में? बेहतर होगा कि तुम ये शब्द याद रखो। लू मिंग के होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई और वो फ्लेमिंग स्टेप्स की ओर चल पड़ा। वो अपनी औकात से ज्यादा ही सोच रहा है, मुख्य स्टैंड पर बैठे प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। आपको क्या लगता है कि लू मिंग कितनी सीढ़ियां चढ़ पाएगा? लू चुवान ने मंच पर मौजूद अन्य युवाओं से मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे हिसाब से तो यह ज्यादा से ज्यादा दूसरा कदम होगा। मेरे विचार से दूसरे चरण में 10 से कम सांसें लेनी होंगी। कुछ अन्य युवकों ने हंस दिया। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, उनकी मुस्कान वहीं जम गई और उनकी आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं। उस समय तक लू मिंग दूसरी सीढ़ी चढ़ चुका था। वो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचा, लेकिन रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो एक और सीढ़ी चढ़कर चौथी सीढ़ी पर पहुंच गया। इसके बाद 5वां चरण आया और फिर छठा चरण। लू मिंग 7वीं सीढ़ी पर पहुंचने के बाद भी नहीं रुका। उसने अपने पैर उठाए और 8वीं सीढ़ी पर चढ़ गया। लेकिन लू मिंग का गंतव्य वह नहीं था। उसी क्षण उसने अपना पैर उठाया और एक और कदम बढ़ाया। भीड़ में लू मिंग के कदमों के साथ साथ सबकी धड़कनें तेज होती गईं। फिर जैसे ही वह 9वें स्तर पर पहुंचा, उसकी धड़कनें भी उसी के साथ धीमी हो गईं। इसके बाद भयंकर हंगामा मच गया। हे भगवान! लू मिंग 9वें पायदान पर पहुंच गया। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर वो वहां पहुंच भी जाए तो क्या हुआ? असली बात तो ये देखना है कि वो कब तक सहन कर सकता है। अगर वो इसे संभाल न पाए और एक ही सांस में भाग जाए तो और भी शर्मनाक होगा।
इतना आत्मविश्वास, जब वो यातना सहन न कर पाने के कारण अपना दिमाग खराब कर लेगा, तब वो मूर्ख बन जाएगा। ये देखना एक अद्भुत दृश्य होगा, प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने शांत भाव से कहा। मिंग, युवा मास्टर ली पिंग और कियो युए के हाथ प्लेटफॉर्म के नीचे पसीने से भीगे हुए थे। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। हालांकि भीड़ का शोर धीरे धीरे कम होता गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 10 सांसें पहले ही बीत चुकी थीं। लू मिंग वास्तव में नीचे उतरे बिना 10 सांसों तक 9वीं सीढ़ी पर ही रुका रहा। स्पष्ट है कि 10 सांसें तो बस शुरुआत थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 20 सांसें, 30 सांसें, 100 सांसें जल्दी से बीत गई, लेकिन लू मिंग अभी भी शीर्ष पर बना हुआ था। उसकी दुबली पतली आकृति 9वीं सीढ़ी पर एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह खड़ी थी। भीड़ में सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे यकीन है कि उसका दिमाग पहले ही खराब हो चुका था। क्या वो खड़े खड़े ही मर सकता था? प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने उपहास किया। हालांकि उसी क्षण लू मिंग मुस्कुराया। लू याओ, तुमने जो कहा वो सही था। यही तुम में और मुझ में अंतर है। उसकी आवाज दूर से गूंजी। उनके शब्द न केवल प्रथम शाखा के एल्डर के गाल पर एक थप्पड़ की तरह थे, बल्कि लू याओ के गाल पर भी एक थप्पड़ की तरह थे। ये शब्द लू याओ ने लू मिंग से कहे थे। उसी क्षण लू मिंग ने कड़वी सच्चाई के साथ उसे उन्हीं शब्दों का जवाब दिया। लौमदार सीढ़ियों पर खड़े लू याओ को देखते हुए लू याओ की खूबसूरत आंखें झपक रही थीं। हालांकि उसने तुरंत खुद को शांत किया। लू मिंग, तुम पूरी जिंदगी एक निकम्मे इंसान की तरह रहे हो, दूसरों से अपमान सहते रहे हो, फिर भी तुमने जो दृढ़ इच्छाशक्ति हासिल की है वह वाकई सराहनीय है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली चीज तो प्रतिभा है। मैं तुम्हें अगली बार दिखाऊंगी तुम में और मुझ में असली फर्क। उनके भाषण के बाद अचानक भीड़ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस बारे में सोचने के बाद ये स्वाभाविक ही था कि लू मिंग जैसा एक तुच्छ व्यक्ति इतने वर्षों तक अंतहीन अपमान सहने के बाद स्थिर मानसिकता वाला हो जाएगा। तो बात ऐसी है, दुआनमू किंग मुस्कुराए। क्या सच में? मू लैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह दुआनमू किंग और प्रथम शाखा के मुखिया की प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक थी, जब वे बाद में लू मिंग का प्रदर्शन देखेंगे। सीढ़ियों पर खड़े लू मिंग की आंखें शांत थीं और वह हल्की सी मुस्कान बिखेर रहा था, मानो वह किसी पार्क में टहल रहा हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। ठीक है, पहला दौर समाप्त हो गया है। अब दूसरे दौर मेरिडियन परीक्षण की ओर बढ़ते हैं। मेरिडियन परीक्षण वेदी तैयार करो, दूसरे शाखा के प्रमुख ने घोषणा की। लगभग 10 बलवान पुरुषों ने मिलकर लगभग 150 सेंटीमीटर ऊंची वेदी को चबूतरे पर उठाया। वेदी पर घने शिलालेख खुदे हुए थे। अध्याय 17। इसके बारे में क्या ख्याल है? अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। मेरिडियन परीक्षण सरल था। उन्हें बस अपनी हथेली को वेदी पर रखना था और कुछ आवश्यक ची ऊर्जा का संचार करना था, और वेदी उस पर प्रतिक्रिया करती थी। यह वेदी मार्शल आर्टिस्ट की आवश्यक ची ऊर्जा के संघनन की दर, मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदुओं के संघनन की दर और मेरिडियन की कठोरता को ध्यान में रखती है। यह व्यक्ति की क्षमता का अनुमान लगाती है और तदनुसार तारों की संख्या प्रकाशित होती है। जितनी अधिक संभावना होगी उतने ही अधिक तारे जगमगाएंगे। 9 सितारे ही अधिकतम संख्या थी जो कोई प्राप्त कर सकता था। हालांकि इसके ऊपर एक इंद्रधनुष था। इंद्रधनुष तभी प्रकट होगा जब कोई दिव्य मध्याह्न रेखा खुल जाएगी। ठीक है, अब परीक्षा शुरू होने दीजिए, दूसरे शाखा के बुजुर्ग ने घोषणा की। फिर कनिष्ठ छात्र आगे आए। उनमें से अधिकतर को 4 और 5 सितारे मिले थे। जब लू चुवान पास पहुंचा तभी वेदी 7 तारों से जगमगा उठी। हम 7 सितारों के लायक क्षमता, यह वाकई सराहनीय है। वो रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में शामिल होने के योग्य है। डुआनमू किंग ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है। इस प्रतिभा के साथ, भले ही यह रहस्यमयी तलवार संप्रदाय हो, वह कड़ी परीक्षा पास कर लेगा और हमारे संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा, एजियो ड्रैगन हॉल के टाई जोग ने कहा। मेरिडियन टेस्ट जारी रहा। 7 सितारों के अन्य प्रदर्शन भी हुए, यहां तक कि एक ने 8 सितारे भी हासिल कर लिए, जिससे काफी हलचल मच गई। जब कोई व्यक्ति 7 सितारा अवस्था की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो ये केवल 9 नसों को खोलना ही काफी नहीं होता। वे पहले से ही पहली दिव्य नस के लिए कुछ मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु खोल चुके होते हैं। कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए शीर्ष नौसिखिया स्तर तक पहुंचना न तो लंबा समय लगा और न ही बहुत कठिन था। हालांकि वे एक दिव्य मार्ग खोलने के लिए शीर्ष नौसिखिया स्तर पर पहुंचने के बाद लंबे समय तक वहीं बने रहते थे। बहुत से लोग जो किसी दिव्य मेरिडियन को पूरी तरह से खोलने में असमर्थ थे,
लेकिन फिर भी उस दिव्य मेरिडियन पर कुछ मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोलने में सक्षम थे। वे अपनी क्षमता में वृद्धि महसूस कर सकते थे। एक्यूपंक्चर द्वारा खोले गए प्रत्येक मुख्य बिंदु के साथ व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होगी। हालांकि लू परिवार के कनिष्ठ सदस्यों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी दिव्य नाड़ी को खोल सके। जल्द ही लू याओ और लू मिंग ही फिर से अकेले रह गए। लू मिंग, अपनी आंखें चौड़ी करके देखो और अपने और मेरे बीच की क्षमता में अंतर को समझो। यह अंतर कितना बड़ा होगा? लू याओ ने लू मिंग की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और वेदी की ओर बढ़ गई। इलाके की निगाहें एक बार फिर लू याओ पर टिकी थीं। लू याओ ने जिस रक्त नाड़ी को जागृत किया था वो 5वें स्तर की रक्त नाड़ी थी। कहा जाता है कि उसने पहले ही एक दिव्य नाड़ी खोल ली थी और 2 महीने तक साधना में लीन रही थी। इस समय वो किस स्तर पर होगी? सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लू मिंग की बात करें तो वह तो बस दृढ़ इच्छाशक्ति वाला एक बेकार सा व्यक्ति था। सबने उसे पहले ही नकार दिया था। वन लू याओ ने अपने कोमल हाथों को फैलाकर वेदी पर रख दिया। वेदी में प्रचंड लाल रंग की ऊर्जा का संचार हुआ। भनभनाहट, वेदी में कंपन हुआ और एक एक करके हवा में तारे बनने लगे। 1 सितारा, 2 सितारे, कुछ ही देर में वेदी के ऊपर 6 तारे बन गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके तुरंत बाद 7वां तारा प्रकट हुआ, फिर 8वां तारा, फिर 9वां तारा। जब 9 तारे आपस में जुड़ गए तो वे इंद्रधनुष बन गए और आकाश में ऊपर की ओर चले गए। यह एक इंद्रधनुष था। यह एक पूर्ण दिव्य मध्याह्न रेखा का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक और इंद्रधनुष दिखाई दिया और वह भी काफी ऊपर हवा में उठ गया। उसी क्षण लू याओ के शरीर से प्रकाश की असंख्य किरणें निकलीं। ये वही एक्यूपंक्चर बिंदु थे जिन्हें उसने खोला था। 81 मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु प्रकाशित हुए, फिर 82वां तारा, फिर 83वां तारा। अंत में कुल 99 तारे चमक रहे थे। 99 सितारों का मतलब था कि लू याओ ने 99 मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु और 2 दिव्य मेरिडियन खोल दिए थे। आसपास खड़े सभी दर्शक सदमे में लू याओ को घूरते रहे। इसमें 7 प्रमुख बुजुर्ग और साथ ही रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के 4 हॉलों के दूत शामिल थे। यहां तक कि मुलैन की आंखों में भी हैरानी का भाव था। बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहने लू याओ वेदी के सामने खड़ी थी। उसका शरीर 99 तारों की रोशनी से जगमगा रहा था और वेदी के ऊपर 2 इंद्रधनुष दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवदूत मानवलोक में अवतरित हो गया हो। वह अलौकिक, सुरुचिपूर्ण और संत समान थी। पास में खड़ी लू मिंग बहुत छोटी लग रही थी। हा, प्रथम शाखा के बुजुर्ग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक राक्षस, सचमुच एक राक्षस। लू याओ के लू परिवार में होने से उनकी समृद्धि निश्चित है। फायरी विंड सिटी में कोई भी लू परिवार की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सचमुच ऐसा दानव। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुआनमू परिवार का विलक्षण बच्चा लू याओ से सगाई कर रहा है। कहते हैं कि दुआनमू लिन ने 2 दिव्य नाड़ियां भी खोल दी हैं। इन दोनों के साथ मिलकर काम करना एक उत्तम संयोजन है। फायरी विंड सिटी के इतिहास के पन्नों में एक और समृद्ध गाथा दर्ज होगी जिसे सदियों तक गाया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 7 प्रमुख बुजुर्गों ने लू याओ को लू परिवार का स्वामी बनने दिया। इतनी प्रतिभाशाली को स्वामी न बनाना कतई खेदजनक होता। अगर यह मेरे हाथ में होता तो स्वामी का पद उसे बहुत पहले ही दे दिया गया होता। बिल्कुल, कहते हैं कि जिस व्यक्ति की 2 दिव्य नसें खुल जाती हैं उसमें राजा बनने की क्षमता होती है। क्या भविष्य में फायरी विंड सिटी अगले मार्शल किंग को जन्म देगी? चारों ओर फायरी विंड सिटी के छोटे परिवार और गुट गर्मागरम बहस करने लगे। सुश्री लू याओ, यदि आप ओनिक्स टोरटोइस हॉल में शामिल होती हैं तो हम आपको भूमि स्तर की मार्शल आर्ट और तकनीकें प्रदान करने के लिए तैयार होंगे ताकि आप उनका अभ्यास कर सकें और आपको तुरंत सिल्वर अप्रेंटिस के पद पर पदोन्नत कर देंगे। ओनिक्स टोरटोइस हॉल के गाओशी ने उत्साहपूर्वक खड़े होकर उनका स्नेह प्राप्त करने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। सुश्री लू याओ, यदि आप एजियो ड्रैगन हॉल में शामिल होती हैं तो हम न केवल आपको भूमि स्तर की मार्शल आर्ट और तकनीकें प्रदान करेंगे और आपको सिल्वर अप्रेंटिस के रूप में पदोन्नत करेंगे, बल्कि हम विशेष रूप से एक सिल्वर रोबधारी एल्डर को आपके गुरु के रूप में नियुक्त करेंगे जो विशेष रूप से केवल आपको ही साधना सिखाएंगे। एजियो ड्रैगन हॉल के टाई जोग ने भी पीछे नहीं रहते हुए उसे और भी लुभावनी शर्तें पेश की। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस लू याओ का व्हाइट टाइगर हॉल से वैवाहिक संबंध है, उन्हें हमारे साथ जुड़ना चाहिए। इसके अलावा व्हाइट टाइगर के आकर्षण तो निश्चित रूप से तुम्हारे आकर्षणों से कहीं अधिक लुभावने हैं। दुआनमू किंग ने गाओ शी और टाई जो को घूरते हुए जोर से कहा।
5वीं स्तर की रक्त नलिका और 2 दिव्य नलिकाओं के खुलने से भविष्य में राजा क्षेत्र तक पहुंचने की उम्मीद जगी थी। हालांकि यह महज एक इच्छा थी, फिर भी किसी संप्रदाय द्वारा ऐसी प्रतिभा की विशेष साधना करना सार्थक था। स्वाभाविक रूप से वे सभी उसे अपने अपने समूह में शामिल करना चाहते थे। मिस लू याओ, वर्मिलियन बड हॉल की लियू कियान अपनी शर्तें बताने ही वाली थी कि मुलैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। थोड़ा इंतजार कीजिए, हम तब फैसला करेंगे। मुलैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मार्शल आंटी मो, लियू कियान थोड़ी चिंतित थी। अगर उसने अभी अपनी बात नहीं रखी और अपने प्रस्ताव नहीं दिए, तो लू याओ द्वारा वर्मिलियन बड हॉल को चुनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुलैन ने उसे क्यों रोका, लेकिन मुलैन का प्रभाव कम नहीं था। क्योंकि वो पहले ही बोल चुकी थी, इसलिए लियू कियान के पास चिंता से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आसपास मौजूद भीड़ ने गहरी सांस ली और उनके चेहरों पर ईर्ष्या का भाव उभर आया। एक ही व्यक्ति के लिए 4 हॉलों का आपस में लड़ना और इतने आकर्षक पुरस्कार देना, यह वाकई एक सम्मानजनक उपलब्धि है। अगर वे होते तो सोते हुए भी हंसी से जाग जाते। उसी क्षण लू याओ ने अपनी आवश्यक ऊर्जा को समेट लिया। दोनों इंद्रधनुष उसके शरीर पर मौजूद प्रकाश के बिंदुओं के साथ गायब हो गए। वह नजाकत से लू मिंग की ओर बढ़ी। लू मिंग, क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है? हमारे बीच आसमान और जमीन जैसा फर्क है। हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या अब भी तुम में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है? अपना वाक्य पूरा करने के बाद लू याओ मंच से उतर गईं। तुमने 2 दिव्य नारियों को खोल दिया, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? लू मिंग की आवाज में थोड़ा तिरस्कार का भाव था। क्या? लू याओ अचानक मुड़ गई। लू मिंग बड़े बड़े कदमों से वेदी की ओर बढ़ा। हाँ, लू मिंग, तुम तो जन्म से ही कमजोर और दुर्बल शरीर वाले हो और तुम्हारी नाड़ियां अवरुद्ध है। फिर भी क्या तुम्हें शर्मिंदगी से डर नहीं लगता कि तुम मेरिडियन टेस्ट देने जा रहे हो? लू चुवान ने ताना मारते हुए कहा। हाँ, लू चुवान सही कह रहा है। लू मिंग, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। पहले इम्तिहान में हिस्सा लेना ही काफी है। अगले इम्तिहानों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे लू परिवार का गौरव दांव पर लगा दोगे। प्रथम शाखा के मुखिया ने मुख्य स्टैंड से गरजते हुए कहा। लू यूनेक्सियोंग, आप प्रथम शाखा के मुखिया हैं, फिर भी आप एक कनिष्ठ को परीक्षा देने से बार बार रोक रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ही लू परिवार के गौरव को धूमिल कर रहे हैं। लू मिंग ने तुरंत जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लू मिंग? मुझसे इस तरह बात करना एक अपराध है। प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने लू मिंग पर क्रोधित होकर उसे फटकारा। हालांकि लू मिंग ने उसकी ओर देखे बिना ही मुड़कर देखा। फिर लू मिंग ने वेदी पर अपना हाथ रखा और उसमें अपनी आवश्यक ऊर्जा का संचार किया। वेदी के ऊपर की हवा में हलचल मच गई और एक तारा चमक उठा। क्या उस निकम्मे लू मिंग ने सचमुच एसेंशियल ची को संघनित कर लिया? उसने सचमुच एक तारा प्रकट कर दिया? लू चुवान की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। लू याओ की आंखों में भी आश्चर्य की चमक दिखाई दी। वो आदमी मुझे एक ही वार में नॉकआउट कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा। लू बिंग, लू चुवान के बगल में खड़ा था और उसकी आंखों में गंभीर भाव थे। उसी क्षण वेदी के ऊपर एक और तेज रोशनी चमकी, एक और तारा जगमगा उठा। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। वेदी के ऊपर के तारे लगातार तेजी से चमकने लगे। उनमें से 2, उनमें से 3, उनमें से 8, उनमें से 9। वेदी के ऊपर अचानक 9 तारे प्रकट हो गए। ये सब कैसे हो रहा है? क्या लू मिंग अवरुद्ध नसों वाला एक निकम्मा आदमी नहीं था? वो वास्तव में आवश्यक ची का अभ्यास कैसे कर सकता है? वाह, वो वाकई में बहुत अच्छी साधना कर सकता था और उसने 9 सितारे भी हासिल कर लिए। 9 सितारे पाना वाकई चौंकाने वाला है। लू परिवार में लू याओ के अलावा किसी के पास 9 सितारे पाने की क्षमता नहीं है। लू याओ ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मंच के नीचे खड़ी होकर उसके चेहरे पर एक अकल्पनीय भाव उभर आया। उसने निश्चित रूप से लू मिंग की रक्त नलिका उससे छीन ली थी। वो 9 सितारा क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक ची का अभ्यास कैसे कर सकता था? उसे इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें कोई कारण समझ नहीं आ रहा है ना, लू याओ? वैसे ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ, लू मिंग ने लू याओ से कहा। तुम्हारे पास तो सिर्फ 9 सितारे हैं। एक असली जीनियस के सामने इसका क्या महत्व है? लू याओ ने जल्दी से खुद को संभालते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। क्या ऐसा है? इसके बारे में क्या ख्याल है? लू मिंग के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। उसके हाथ से निकली ऊर्जा की एक चमक के साथ ही वेदी में असीम ऊर्जा का निरंतर संचार होने लगा। अध्याय 18। एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन।
वेदी के ऊपर स्थित 9 तारे आपस में जुड़ गए और एक इंद्रधनुष आकाश में फैल गया। इंद्रधनुष, एक और इंद्रधनुष दिखाई दिया। उस इलाके में मौजूद हर एक व्यक्ति अनायास ही खड़ा हो गया। मिंगा मिंगा भीड़ के बीच ली पिंग और कियू युए ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वे बुरी तरह कांप रहे थे और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। इससे पहले ली पिंग जानती थी कि लू मिंग आवश्यक ऊर्जा का विकास करने में सक्षम है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसमें इतनी बड़ी क्षमता होगी। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि इतने वर्षों में उसने जो भी कठिनाइयां और तनाव झेले थे वे व्यर्थ नहीं गए, सब कुछ सार्थक था। असंभव, यह असंभव है, प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने मुख्य स्टैंड से चिल्लाकर कहा। यह कैसे हो सकता है? प्रथम शाखा के मुखिया के बगल में बैठे ली फू की आंखें फटी रह गईं। क्या यह पहले से ही असंभव है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लू मिंग मुस्कुराया। भिन्न नाहट, वेदी 2 बार चरमरा उठी। 2 इंद्रधनुष एक के बाद एक आकाश में दिखाई दिए। लू मिंग के शरीर पर एक साथ प्रकाश के बिंदु चमक उठे। 81 बिंदु, 90 बिंदु, 99 बिंदु, अंत में प्रकाश के 108 बिंदु बचे थे। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। भीड़ एकदम शांत थी, सांस लेने की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो लोग उस क्षण सांस लेना ही भूल गए हों। हल्की हवा के कारण बहुत ही कम आवाज सुनाई दे रही थी। सभी लोग अचंभित होकर लू मिंग को घूर रहे थे। उनकी आंखें फटी रह गईं, उनके जबड़े इतने चौड़े हो गए कि उनमें अंडा समा जाए। वहां 3 इंद्रधनुष थे और सभी 108 मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु खुल गए थे। इसका अर्थ यह था कि लू मिंग ने 3 दिव्य मेरिडियन खोल दिए थे। 2 और 3 दिव्य मध्याह्न रेखाओं के बीच केवल एक दिव्य मध्याह्न रेखा का अंतर था। हालांकि दोनों अवस्थाओं के बीच की दूरी स्वर्ग और पृथ्वी के समान थी। 3 दिव्य मध्याह्न रेखाएं पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती थीं। ब्लेजिंग सन साम्राज्य की हर पीढ़ी में ऐसे बहुत कम लोग होते थे जो 2 दिव्य नाड़ियों को खोल सकते थे, लेकिन 1 या 2 लोग हमेशा होते थे। हालांकि 3 दिव्य नाड़ियों को खोलने में सक्षम लोगों की संख्या बहुत कम थी। कभी कभी तो एक पीढ़ी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता था। उस समय लू मिंग की 3 दिव्य नाड़ियों की तुलना में लू याओ की 2 दिव्य नाड़ियां फीकी पड़ गईं। एक बिल्कुल सही था, जबकि दूसरा नहीं। दोनों अतुलनीय थे। यूनटियन, क्या तुमने देखा? हमारा मिंग एर आखिरकार पूरा हो गया। लू मिंग के अविचलित चेहरे को देखते हुए ली पिंग के चेहरे से आंसू बहने लगे। सोया हुआ शेर अपनी नींद से जाग उठा है। एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ है, मुलैन ने धीरे से कहा। एक तरफ लियू कियान की आंखें चौड़ी हो गईं। उस पल उसे आखिरकार सच्चाई समझ में आ गई। उसे समझ में आया कि मुलैन ने उसे लू याओ को आमंत्रित करने से क्यों रोका था। इसकी वजह लू मिंग नाम का यह व्यक्ति था। मुख्य स्टैंड पर बैठे 7 प्रमुख बुजुर्ग लू मिंग को घूरते हुए कांप रहे थे। युवा स्वामी ने सचमुच 3 दिव्य नाड़ियों को खोल दिया। देवताओं ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। सफेद बालों वाले कोर एल्डर्स में से एक की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, यह असंभव है। वो रक्त नलिका के बिना 3 दिव्य नलिकाओं को कैसे खोल सकता है? प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने स्थिति को स्वीकार न कर पाने के कारण गरजते हुए कहा। यह नामुमकिन है, लू मिंग, नामुमकिन। तुम एक घटिया इंसान हो, ये कैसे हो सकता है? लू याओ का सब टूट गया, वो चीख पड़ी। लू मिंग, क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है? हमारे बीच आसमान और जमीन जैसा अंतर है, हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या अब भी तुम में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है? अभी कुछ देर पहले उसने लू मिंग से यही कहा था, लेकिन अब यह एक मजाक जैसा लग रहा था, मानो उसके चेहरे पर 2 बेरहम थप्पड़ पड़े हों। कुछ भी असंभव नहीं है, लू याओ। मैं तुम्हें बता दूं कि जिस प्रतिभा और भरोसे की तुम बात कर रही हो, वो मेरी नजरों में महज एक मजाक है। लू मिंग ने लू याओ की तरफ देखा। वो एक ऐसी महिला थी जिससे वो कभी प्यार करता था, लेकिन उस समय उसके मन में उसके लिए जरा भी भावना नहीं थी। लू मिंग, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम तो बस एक तुच्छ इंसान हो जो रक्त नलिका को भी जागृत नहीं कर सका। पता नहीं तुम्हारे साथ कौन सा चमत्कार हुआ है कि तुम 3 दिव्य नलिकाओं को जागृत कर पा रहे हो, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि तुम रक्त नलिका को जागृत नहीं कर सकते। हा। लू याओ ने उन्माद में चीख मारी। लू याओ, तुम अभी सड़कों पर गाली गलौज करती हुई पागल औरत जैसी लग रही हो। मैं तुम्हें अभी मुकाबले के लिए चुनौती देती हूँ। अगर तुम हार गई तो तुम्हें लू परिवार से निकाल दिया जाएगा। लू मिंग के शरीर पर प्रकाश के बिंदु तेजी से चमक रहे थे। उसकी आवाज मैदान में गूंज रही थी और उसकी आंखों में युद्ध का ठंडा इरादा झलक रहा था।
लू मिंग ने इच्छाशक्ति और नसों की परीक्षा में सबको चौंका दिया था। अब वो लू याओ को चुनौती देकर सबको और भी ज्यादा चौंकाना चाहता था। लू याओ, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? लू मिंग की आंखें चमक उठी जब उसने लू याओ को देखा। बहुत खूब, लू मिंग, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं सबको समझाना चाहता हूं कि तुम महज किस्मत वाले हो, कि तुमने किसी चमत्कारिक तरीके से 3 नाड़ियों को खोल लिया। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट की कला और तकनीक में प्रतिभा और समझ दोनों की जरूरत होती है। मैं तुम्हारा असली रूप बेनकाब कर दूंगा और सबको गवाह बना दूंगा कि मेरे सामने तुम कितने कमजोर हो। लू याओ शांत हो गई थी और उसका आत्मविश्वास वापस आ गया था। तो क्या हुआ अगर उसकी इच्छाशक्ति मजबूत थी? तो क्या हुआ अगर उसने 3 दिव्य नारियों को खोल दिया? अंततः एक मार्शल आर्टिस्ट को अपनी युद्धक क्षमताओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वो अपनी युद्धक क्षमताओं के बल पर लू मिंग की गरिमा को पूरी तरह से चूर चूर कर देगी और उसे बुरी तरह से हरा देगी। उनके आसपास मौजूद भीड़ गहरी सोच में डूबी हुई थी, उनकी आंखें चमक रही थीं। यही कारण था कि 2 परीक्षाओं में प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के हॉल ने लू मिंग को खुले तौर पर आमंत्रित नहीं किया। पहली बात तो यह है कि लू मिंग अपनी रक्त नलिकाओं को जागृत करने में असमर्थ था। दूसरी बात यह है कि वह बलपूर्वक अपनी नलिकाओं को खोल तो सकता था, लेकिन इससे सब कुछ हल नहीं हो जाता। इसलिए उनके लिए लू याओ को प्राथमिकता देना स्वाभाविक था। तुम बहुत ज्यादा बकबक करते हो, सावधान रहो, कहीं इसका बुरा नतीजा तुम्हें भुगतना न पड़े। लू मिंग ने लू याओ को घूरते हुए जवाब दिया। लू मिंग, अपनी ये हरकतें बंद करो। मेरी बहन को तुमसे निपटने के लिए आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लू चुवान ने मंच पर बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए लू मिंग के सामने आकर खड़ा हो गया। लू मिंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, शानदार समय है, लू चुवान। अगर तुम बाहर नहीं भी आते, तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लेता। अब जब मैं तुमसे आसानी से निपट सकता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हा, लू मिंग, तुम अभी बहुत घमंड में हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि यह टूर्नामेंट कोई खेल नहीं है। यहाँ खून बहेगा, इसलिए अगर मैं गलती से तुम्हें अपाहिज कर दूं, या तुम्हारी जान भी ले लूं, तो मुझे दोष मत देना। लू चुवान मुस्कुराया। अपना वाक्य पूरा करते ही उसने अपनी नजर लू युनफेंग और मुख्य दर्शक दीर्घा की ओर घुमाए। चुवाना, तुम सही कह रही हो। ये टूर्नामेंट बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि यह एक प्रतियोगिता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ नुकसान तो होंगे ही। किसी पर दया मत दिखाना। प्रथम शाखा के मुखिया की आंखों में एक कठोर भाव झलक उठा और वे दहाड़ते हुए बोले। सातों प्रमुख बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताए। ये देखकर लू युनफेंग ने घोषणा की, बहुत खूब, अब जब दूसरा परीक्षण समाप्त हो गया है, तो तीसरे दौर टूर्नामेंट का समय आ गया है। अपनी पूरी क्षमता से लड़ो, लेकिन अपनी जान जोखिम में मत डालो। लू चुवान ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, लू मिंग, अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो तुम अभी भी अपना मन बदल सकते हो। लू मिंग ने भावपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, क्या सच में? लू मिंग, मेरे कितने वार झेल पाओगे तुम्हें क्या लगता है? 1 या 2? लू चुवान ने ताना मारा। एक चाल। लू मिंग की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। हा, कम से कम तुम इतने आत्मसचेत तो हो कि जानते हो कि तुम सिर्फ एक ही चाल चल सकते हो। लू चुवान खिलखिलाकर हंसा। नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हें एक ही चाल में हरा दूंगा, लू मिंग ने स्पष्ट रूप से कहा। एक ही चाल में लू चुवान को हराना। भीड़ में अफरा तफरी मची हुई थी। वे लू मिंग को ऐसे घूर रहे थे मानो वो पागल हो। एक ही चाल। लू मिंग ने कहा था कि वह लू चुवान को हराने के लिए सिर्फ एक ही चाल का इस्तेमाल करेगा। क्या वह पागल हो गया था? उसे ये समझना होगा कि लू चुवान ने न केवल द्वितीय स्तर की रक्त नाड़ी को जागृत किया था, बल्कि वो तृतीय श्रेणी के योद्धा स्तर की साधना भी प्राप्त कर चुका था। भले ही लू मिंग अपनी 3 दिव्य नसें खोल दे, फिर भी वो लू चुवान का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे एक ही वार में हराना तो दूर की बात थी। मुझे एक ही चाल में हरा दो। लू मिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। अगर मैं आज तुम्हें अपाहिज नहीं कर देता, तो मेरा नाम लू चुवान नहीं रहेगा, लू मिंग, उसने कहा। गड़गड़ाहट। लू चुवान की आभा विस्फोटित हुई और प्रकाश की किरणें उसके शरीर पर फैल गईं। तृतीय श्रेणी के योद्धा की निर्विवाद आभा प्रकट हुई। मर जा, लू मिंग। लू चुवान दहाड़ा। उसने पहला वार करते हुए लू मिंग की ओर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के बाद हवा का एक जोरदार झोंका आया। वो एक ही झटके में लू मिंग को अपाहिज करना चाहता था। इससे लू मिंग को समझ आ जाएगा कि वह महज एक बेकार चीज है और उससे लड़ना कितना हास्यास्पद और घमंडी काम है। अध्याय 19। क्या आप योग्य है?
अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। जैसे ही लू मिंग के पास पहुंचा, लू मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और फर्श फट गया। लू मिंग के भीतर से एक जबरदस्त शक्ति प्रकट हुई। धमाका। लू मिंग ने भी उसी समय एक मुक्का मारा, लेकिन वह लू चुवान के मुक्के से तेज था। मुक्का देर से आया, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहले पहुंचा। वो बिजली की गति से तेज था। बूम! लू मिंग की मुट्ठी लू चुवान के दांत पर जोरदार प्रहार करते हुए निकली, जिससे जबरदस्त बल लगा। बूम! लू मिंग लगभग 4 से 5 मीटर पीछे जा गिरा और जमीन पर जोर से टकराया। उसके मुंह से निकला खून चारों ओर फैल गया। आह! आह! मेरा दांतियान, मेरी साधना। लू मिंग, तुमने मेरी साधना नष्ट कर दी। तुरंत ही लू चुवान ने निराशा में एक तीखी चीख निकाली। मौन। वहां एकदम सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें उसी क्षण पर टिकी हुई थीं। क्या लू मिंग ने एक ही चाल में लू चुवान की साधना को नष्ट कर दिया? अविश्वसनीय। बूम! प्रथम शाखा के वरिष्ठ अपने आसन से उछल पड़े। उनके भीतर से घोर निर्मम और जानलेवा भावनाएं उमड़ रही थीं। उन्होंने लू मिंग को भयंकर चेहरे से घूरते हुए दहाड़ा। लू मिंग, तू मूर्ख है। तूने क्या किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई चुवान एर की साधना को नष्ट करने की? मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। इतना कहते ही प्रथम शाखा के एल्डर अपनी सीट से कूदकर लू मिंग की ओर गोली की तरह दौड़ पड़े। लू यूनिक्सियोंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मंच पर लू यूनफेंग की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर प्रथम शाखा के एल्डर पर हमला कर दिया। प्रभाव के कारण लू यूनफेंग का शरीर कांप उठा और वह 5 कदम पीछे हट गया, जबकि प्रथम शाखा के एल्डर ने केवल 3 कदम ही उठाए। लू यूनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? प्रथम शाखा के बुजुर्ग क्रोध से दहाड़े। लू यूनिक्सियोंग, अभी सदन की बैठक चल रही है, तुम क्या कर रहे हो? सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। लू यूनफेंग टस से मज नहीं हुआ। प्रथम शाखा के प्रमुख और द्वितीय शाखा के प्रमुख के बीच कभी सामंजस्य नहीं था। शाखाओं के बीच की प्रतिद्वंद्विता 1-2 दिन में घटित होने वाली बात नहीं थी। इसलिए जब लू यूनफेंग को प्रथम शाखा के प्रमुख के विरुद्ध प्रहार करने का अवसर मिला, तो उसने निश्चित रूप से प्रथम शाखा के प्रमुख को अपनी मनमानी नहीं करने दी। पीछे हट जाओ, लू यूनिक्सियोंग, एक वरिष्ठ ने अपनी सीट से गरजते हुए कहा। प्रथम शाखा के एल्डर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने मुख्य एल्डर्स की ओर मुख करके कहा, साथी एल्डर्स, जरा देखिए। इस बदमाश लू मिंग ने इतनी बेरहमी से प्रहार किया कि उसने चुवान एर की साधना को नष्ट कर दिया। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा? लू यूनिक्सियोंग, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? लू मिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लू चुवान ही वो था जिसने पहले मेरी साधना को नष्ट करने की कोशिश की थी, तो क्या मुझे पलटवार करने का अधिकार नहीं है? तुमने ही तो कहा था कि द्वंद्व युद्ध में हताहत होना अपरिहार्य है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने क्या कहा, छोटे कमीने? प्रथम शाखा के मुखिया इतने क्रोधित थे कि उनका चेहरा फड़कने लगा। ये तुम क्यों बोल रहे हो? जल्दी करो और अपने निकम्मे बेटे को मंच से हटाओ, लू मिंग ने फटकार लगाई। कितना निर्दयी है, कितना घमंडी है। लू मिंग में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने सारे लोगों के सामने प्रथम शाखा के प्रमुख को फटकार लगाए? ऐसा जानबूझकर किया गया था। वो एल्डर काउंसिल के प्रमुख बुजुर्गों पर भरोसा कर रहा था कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि फर्स्ट ब्रांच एल्डर अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों में सफल न हो, क्योंकि लू हाउस की बैठक को बहुत सारे बाहरी लोग देख रहे थे। इसके अलावा उनके वर्तमान प्रदर्शन ने रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के दूतों का ध्यान आकर्षित कर लिया होगा। इसलिए यदि प्रथम शाखा के एल्डर उनके साथ कुछ करना भी चाहें, तो शायद उन्हें इसकी अनुमति न मिले। इसी वजह से लू मिंग ने लापरवाही से काम किया और किसी चीज की परवाह नहीं की। प्रथम शाखा के मुखिया इतने क्रोधित थे कि उन्हें लगभग खून की उल्टी हो गई, लेकिन अंत में वे निराश होकर बर्बाद हो चुके लू चुवान के साथ मंच से चले गए। छोटे कमीने, सभा समाप्त होते ही मैं तुझे 10,000 टुकड़ों में काट डालूंगा, तुझे और तेरी मां को। प्रथम शाखा के एल्डर ने मन ही मन दहाड़ा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से झलक रहा था। लू मिंग ने पीछे मुड़कर लू याओ की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है, लू मिंग ने धीमी आवाज में कहा। लू याओ ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखें काली पड़ गईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लू मिंग की युद्ध क्षमता उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अचानक उसे यह आभास हुआ कि आज जो कुछ भी होने वाला है वो उसके नियंत्रण से बाहर होगा। लू मिंग और लू याओ की निगाहें मिली और तुरंत ही एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर सभी की निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। लू याओ, जिसने 5वीं स्तर की जागृत रक्त नाड़ी प्राप्त कर ली थी,
ने 15 वर्ष की कम उम्र में ही 2 दिव्य नारियों को खोल दिया था, और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के चारों हॉलों से दूत उसके पास आए थे। उसके चारों ओर अनेक दिव्य आभाएं थीं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि वह उग्र पवन नगरी में अपनी तरह की पहली थी। दूसरी ओर लू मिंग, जिसे पहले बेकार और लू परिवार का कूड़ा समझा जाता था, ने आज सबको चौंका दिया। फ्लेमिंग स्टेयर्स पर इच्छाशक्ति की परीक्षा उसके लिए बहुत आसान थी। उसने 3 दिव्य नारियों को अनलॉक किया, और यह कहना गलत नहीं होगा कि वो फायरी विंड सिटी के इतिहास में ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। लू मिंग ने एक ही चाल में लू चुवान को हराकर सबको चौंका दिया। अंततः इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। कौन जीतेगा? चारों हॉलों के दूतों और लू एल्डर काउंसिल के 7 प्रमुख बुजुर्गों सहित सभी लोग उन्हें ध्यान से देख रहे थे। प्रथम शाखा के मुखिया ने उन्हें घूरकर देखा, उनकी आंखों में जान से मारने का इरादा लगातार झलक रहा था। स्विश! प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले लू याओ ने गोल दागा। हिरण की तरह फुर्ती से लू याओ अपने रत्न जैसे हाथों में धधकती लाल रोशनी लिए लू मिंग की ओर दौड़ी। उसकी हथेलियां तुरंत लू मिंग पर प्रहार करने लगी। बूम! लू मिंग ने अपनी कमर घुमाई और ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी फेंकी। बूम! मुट्ठी और हथेली के टकराने से हवा के शक्तिशाली झोंके निकले। टक्कर लगते ही लू मिंग और लू याओ कांप उठे और दोनों 3 कदम पीछे हट गए। उनके पहले कदम का भी वैसा ही प्रभाव पड़ा। चौथी कक्षा का नौसिखिया, लगता है लू याओ को दुआनमू परिवार से बहुत सारे संसाधन मिल रहे हैं। संपर्क होने पर लू मिंग को लू याओ की साधना के बारे में जानकारी मिल गई। महज 2 महीनों में लू याओ की साधना का स्तर बढ़कर 4थे दर्जे के नौसिखिए स्तर तक पहुंच गया। 5वें स्तर की रक्त नलिका के उपहार के अलावा दुआनमू परिवार ने संसाधनों के मामले में निश्चित रूप से कोई कमी नहीं छोड़ी। उसी समय लू याओ ये जानकर भयभीत हो गई कि लू मिंग की साधना का स्तर 3य श्रेणी के नौसिखिए स्तर पर था। महज 2 महीनों में लू मिंग एक ऐसे व्यक्ति से, जिसमें आवश्यक ची सिस का अभ्यास करने की कोई क्षमता नहीं थी, 3य श्रेणी के नौसिखिए के स्तर तक पहुंच गया। अविश्वसनीय! नहीं, मुझे उसे अपने वश में रखना होगा, लू याओ ने मन ही मन कहा। खटाक! उसने अपनी तलवार निकाली। उसकी रोशनी एक चमकदार इंद्रधनुष की तरह लू मिंग की ओर बढ़ी और उसने हमला कर दिया। चमकीली इंद्रधनुषी तलवार तकनीक, लू परिवार की निम्न पीले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक। लू याओ, तुममें अभ्यास और साधना की कमी है। कितना अफसोस की बात है, लू मिंग ने धीरे से कहा। लू मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और लू याओ की तलवार की रोशनी से बच गया। उसने एक और मुक्का मारा। मुक्का हवा की तरह सीटी बजाता हुआ लू याओ के चेहरे की ओर बढ़ा। लू याओ के पास खुद का बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका! धमाका! लू मिंग लगातार मुक्के मारता रहा। उसने ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी तकनीक का पूरा उपयोग किया। जब लू मिंग ने अपनी ऊर्जा का अभ्यास या संघनन किया, तो उसकी आवश्यक ऊर्जा सामान्य से 2 गुनी घनी थी। इसलिए जब लू मिंग ने ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी का उपयोग किया, तो यह एक अविनाशी शक्ति थी। इससे पहले अपने पहले कदम में लू मिंग अपनी शक्ति का केवल 50% ही उपयोग कर रहा था। इस समय 100%। एक क्षण के लिए लू याओ को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास, लू याओ? मैं निराश हूं। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर कर दोगे? क्या तुम बस मजाक में ऐसा कह रहे हो? अपनी पूरी ताकत दिखाओ। इतनी ताकत के साथ लू परिवार का मुखिया बनना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक भी हो? लू मिंग ने लू याओ को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, और पूरा परिसर शोरगुल से भर गया। चमकता सितारा, चुनी हुई शख्सियत, लू याओ पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में थी। लू मिंग ने उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो उनके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल होता। लू याओ ने अपने होंठ दबाए, उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं और वह गुर्राई। लू मिंग, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं वास्तव में क्या कर सकती हूँ। भनभनाहट! लू याओ के पीछे एक तेज लाल रोशनी प्रकट हुई। एक चीख के साथ 5 गहरे लाल रंग के केंद्र बिंदुओं वाली एक धधकती लाल चिड़िया आकार लेने लगी। ये 5वें स्तर की रक्त रेखा थी। तुरंत ही लाख पक्षी लू याओ पर झपटा और उससे विलीन हो गया। लू याओ की शक्ति पल भर में खतरनाक दर से बढ़ गई। रक्त नलिकाओं का विस्फोट मार्शल आर्टिस्ट के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का एक तरीका था। रक्त नलिका का स्तर जितना ऊंचा होता था, शक्ति में उतनी ही अधिक वृद्धि होती थी। 5वें स्तर की रक्त नलिकाओं का अर्थ शक्ति में 50% की वृद्धि थी। जिंग! बिजली की गति से लू याओ ने अपनी तलवार को जान से मारने के इरादे से लू मिंग की ओर बढ़ाया। देखते हैं कि तलवारबाजी की बेहतर तकनीक किसकी है।
लू मिंग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपनी पीठ से काली ओनेक्स तलवार निकाली। जैसे ही लू मिंग ने लू याओ पर वार किया, काली ओनेक्स तलवार प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गई। चमकीली तलवार तकनीक, क्लैंग, तलवारें आपस में टकराईं। लू याओ की तलवार की शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। स्विश स्विश, लू याओ पूरी तरह से लू मिंग की अंतहीन तलवार की रोशनी से घिरी हुई थी। लू याओ के पास बस यही विकल्प था कि वह अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करे। ये पुनर्तः दमन था। उच्च स्तर की साधना और सक्रिय रक्त नलिकाओं के बावजूद लू याओ की शक्ति लू मिंग के सामने दबी हुई थी। 3 अनलॉक की गई दिव्य मेरिडियन और ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक से प्राप्त एसेंशियल ची की मदद से लू मिंग ने लू याओ को पूरी तरह से हरा दिया। 10 या उससे अधिक चालों के बाद ऐसा हुआ। जिंग, लू मिंग की तलवार की रोशनी बिजली की तरह भेदती हुई लू याओ के गले की ओर बढ़ी। लू याओ का चेहरा पीला पड़ गया, वो इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकी। उस समय सबकी सांसें थम सी गई थीं। क्या चमकता सितारा लू याओ मरने वाला था? स्विश! अचानक लू मिंग अपने स्थान पर रुक गया। उसकी तलवार की ठंडी नोक लू याओ के गले पर टिकी हुई थी। तलवार की नोक की शीतलता और लू मिंग के जान से मारने के तीव्र इरादे ने लू याओ की आंखों में भय की चमक पैदा कर दी। लू याओ को जब अपनी हार का एहसास हुआ तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। लू याओ हार गया। लू मिंग के लिए पूरी तरह से जीत अविश्वसनीय। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। लू परिवार ने हमें धोखा दिया। अब से जो भी लू मिंग को कचरा कहेगा, मैं उससे लड़ूंगा। हर जगह अफरा तफरी मच गई। अध्याय 20, सच्चाई सामने आ गई। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। पूरा इलाका अविश्वास से भर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लू मिंग, जिसे लू परिवार खुलेआम बेकार कहता था, चमकते सितारे लू याओ को इतनी आसानी से हरा देगा। असंभव। प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने घोर अविश्वास में चीख मारी। वो इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि लू याओ आसानी से जीत हासिल कर लू परिवार पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 महीने पहले लूटे गए निकम्मे लोगों में इतनी क्षमता होगी कि वे लू याओ को आसानी से हरा देंगे। ये सब कैसे हुआ? दुआनमू किंग को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। दुआनमू किंग, जब तक तुम प्रतिभाशाली हो, कुछ भी असंभव नहीं है। इस लू मिंग ने इतनी कम उम्र में ही 3 दिव्य नारियों को खोल लिया था, और उसने चौथे दर्जे के नौसिखिए स्तर के योद्धा और प्रज्वलित रक्त नारियों वाले लू याओ को केवल तीसरे दर्जे के नौसिखिए स्तर की साधना से ही हरा दिया। वो निस्संदेह एक दुर्लभ प्रतिभा है, गाओ शी ने टिप्पणी की। हाँ, बिल्कुल सही। लू मिंग ने इच्छा शक्ति, नाड़ी शक्ति और द्वंद्व युद्ध की परीक्षा में लू याओ को हरा दिया। चूंकि लू याओ की सगाई व्हाइट टाइगर हॉल से हो चुकी है, इसलिए मैं उसके लिए तुमसे नहीं लड़ूंगा। एजियो ड्रैगन हॉल लू मिंग को अपने यहां ले लेगा, टाई जोग ने चमकती आंखों से कहा। तुम क्या कह रहे हो, टाई जोग? एजियो ड्रैगन हॉल द्वारा लू मिंग को अपने साथ लेने का क्या मतलब है? लू मिंग मेरे साथ ओनिक्स टोरिटोइस हॉल आ रहा है। गाओ शी ने टाई जोग को घूरकर देखा, फिर लू मिंग की ओर मुड़ा और कहा, लू मिंग, हम ओनिक्स टोरिटोइस हॉल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं वादा करता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको आपकी पसंद की 2 भूमि स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें सिखाएंगे और हमारे उच्च अधिकारी स्वयं आपको अपने साथ लेकर एक प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। लू मिंग, हम एजियो ड्रैगन हॉल में आपका भी स्वागत करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको न केवल हमारी भूमि स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकों तक पहुंच प्राप्त होगी, बल्कि आप हमारे अत्यंत गुप्त साधना स्थलों पर साधना भी कर सकेंगे। टाई जोग ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। हॉल के इन दोनों संदेशवाहकों की बातें पूरे मैदान में फैल गईं, जिससे एक बार फिर हंगामा मच गया। ये स्पष्ट था कि हॉल के ये दोनों दूत लू मिंग को बहुत महत्व देते थे। हालांकि यह कहा जाता था कि लू परिवार में लू मिंग अपनी रक्त नाड़ी को जागृत नहीं कर सका, इसका मतलब यह नहीं था कि वह रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में इसे जागृत नहीं कर सकता था। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय सदियों से अस्तित्व में था और इसके पास कई गुप्त तकनीकें थीं, जिनमें किसी व्यक्ति की नसों को फिर से जागृत करने की गुप्त तकनीकें भी शामिल थीं। लू मिंग में ये प्रतिभाएं उसकी रक्त नलिकाओं के जागृत होने से पहले ही मौजूद थीं। रक्त नलिकाओं के जागृत होने के बाद उसकी प्रतिभा कितनी असाधारण हो जाएगी। इसके अलावा, हालांकि रक्त नलिकाएं मार्शल आर्टिस्ट के लिए महत्वपूर्ण थीं, लेकिन यह एकमात्र महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। ऐसे रक्त नाड़ीदार मार्शल आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने जागृत रक्त नाड़ीदार नसों के बिना मार्शल आर्ट के मार्ग में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए इतिहास रचा। यदि लू मिंग वास्तव में अपनी रक्त नलिकाओं को जागृत करने में असफल भी हो जाता है, तो भी उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत बुरी नहीं होंगी।
एजियो ड्रैगन हॉल और ओनिक्स टोरिटोइस हॉल से आए दूतों के दिलों में लालसा की आग जल रही थी। दुआनमू किंग की आंखों में हताशा झलक रही थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि व्हाइट टाइगर हॉल के पास लू मिंग के साथ कोई मौका नहीं था, क्योंकि वे निस्संदेह लू याओ के पक्ष में थे। हॉल के दोनों दूतों को जवाब देने के बजाय लू मिंग ने लू याओ की ओर उदासीनता से देखा और कहा, लू याओ, मैं पहले तुम्हें और लू यूनिक्सियोम को परिवार समझता था, तुम पर भरोसा करता था। मुझे क्या पता था, मैं तुम्हारे लिए एक कीमती कबाड़ के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं हूं। इतना ही नहीं, तुम लू परिवार के मुखिया भी बनना चाहते थे। तुमने 2 महीने पहले मुझसे कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ काबिलियत पर निर्भर करता है। तुम्हारी बात तभी मानी जाएगी जब तुम ताकतवर होगे और कमजोरों को हमेशा कुचला जाएगा। अब मैं ये शब्द तुम्हें वापस सुना रहा हूं। तुम मेरे लिए एक हारे हुए व्यक्ति हो। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं हो। लू मिन की स्पष्ट आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी। लू मिन के मुंह से निकला हर शब्द लू याओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह था। हा, लू मिंग, घमंड मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम कुछ बन सकते हो? मेरे साथ दुआनमू परिवार है, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? मैं भले ही कुछ समय के लिए हार गया हूं, लेकिन 1 साल में नहीं, आधे साल के अंदर ही मैं तुम्हें हर तरह से पीछे छोड़ दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से अपने पैरों तले रौंद दूंगा। लू याओ ने उन्माद में चीख मारी, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। पराजित होना, पीछे छूट जाना और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपमानित होना जिसे वह बेकार कचरा समझती थी, लगभग उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया था। लू मिंग, अपनी तलवार दूर रखो और युद्ध के मैदान से दफा हो जाओ, प्रथम शाखा के एल्डर ने चिल्लाकर कहा। चुप रहो, कुतिया, और तुम, लू यूनिक्सियोंग, तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? लू मिंग ने उन्हें जान से मारने की प्रबल इच्छा से घूरते हुए कहा। तलवार के एक झटके से उसने लू याओ की गर्दन पर खून की एक पतली लकीर खींच दी। लू याओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? लू याओ की सगाई व्हाइट टाइगर हॉल के प्रतिभाशाली डुआनमू लिन से हुई है। क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? डुआनमू किंग चिल्लाए। लू मिंग ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली और इसके बजाय 7 प्रमुख बुजुर्गों की ओर मुड़ गया। साथी बुजुर्गों, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं अपनी रक्त नलिका को जागृत क्यों नहीं कर पा रहा हूं? लू मिंग ने पूछा। वो अपनी रक्तवाहिनी को जागृत क्यों नहीं कर पा रहा है? कई लोग हैरानी से देखने लगे। अगर किसी की रक्तवाहिकाएं जागृत नहीं हुई थी, तो और क्या कारण हो सकता था? क्या ये कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं थी? क्या कोई ऐसी बात थी जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी? बोलो, लू मिंग, क्या कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए? 7 प्रमुख बुजुर्गों में से सबसे बुजुर्ग ने बात की। लू मिंग, बकवास मत करो। लू मिंग के कुछ कहने से पहले ही प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। चुप रहो, लू यूनेक्सियोंग, मुख्य बुजुर्गों में सबसे वरिष्ठ ने आदेश दिया। प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने मुंह बनाते हुए बोलना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस चमकते सितारे और यहां बैठे इस प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक किया और मुझे 3 साल तक यम पराग खिलाया। उन्होंने 3 साल तक मेरी रक्त नलिकाओं को मेरे ही रक्त से पोषित किया, इसीलिए मेरी रक्त नलिकाएं जागृत नहीं हो पाई। फिर उन्होंने मेरी रक्त नलिकाएं छीन ली और उन्हें लू याओ की रक्त नलिकाओं के साथ मिला दिया। लू याओ, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि तुम 5वें स्तर की रक्त नलिका को जागृत कर सकते हो? किस चीज ने तुम्हें ऐसा करने में सक्षम बनाया? लू मिंग ने शांत भाव से बताया। लू मिंग ने जो कुछ भी कहा, उससे भारी हंगामा मच गया और हर कोई अचंभित रह गया। बहुत से लोग जानते थे कि लू मिंग ने नाड़ी परीक्षण कराया था और कहा जाता था कि उसे अपने पिता की रक्त नाड़ी विरासत में मिली थी और इसे जागृत किया जा सकता था। बाद में ये किसी तरह जागृत नहीं हो पाया और इसमें कुछ गड़बड़ थी। सच्चाई सामने आ गई थी और इससे कई बातें स्पष्ट हो गईं। हरामखोरों, गंदे जानवरों, तुमने मिंगेर के साथ ऐसा कैसे किया? ली पिंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने चीखते हुए अपनी लाल आंखों से प्रथम शाखा के एल्डर और लू याओ को गुस्से से घूरा, उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। ली पिंग की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 2 महीने पहले लू मिंग को लगी चोटें उसकी रक्त नलिकाओं को जबरदस्ती छीन लिए जाने का नतीजा थी। लू मिंग के लिए ये कितना दर्दनाक रहा होगा जब उसकी रक्त नलिकाओं को उससे जबरदस्ती छीन लिया गया था। क्या यह असली के लिए है? सभी 7 प्रमुख बुजुर्गों की आंखों में तूफान उमड़ रहा था और उनके चेहरे काले पड़ गए थे। लू मिंग, तुम झूठे हो, तुम निकम्मे हो, हमें दोष मत दो, तुम मूर्ख हो, बेशर्म। साथ ही बुजुर्गों, लू मिंग का कोई भविष्य नहीं है, उसका चरित्र सुधरने लायक नहीं है। मेरा सुझाव है कि उसे लू परिवार से निकाल दिया जाए। प्रथम शाखा के बुजुर्ग दहाड़ते हुए बोले,
उनकी आंखों में दुर्भावना झलक रही थी। बिल्कुल सही, लू मिंग, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे झूठ पर विश्वास करेगा? लू याओ ने ठंडे लहजे में कहा। हाँ, एक परीक्षण से तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने 3 साल तक अपने खून से रक्त नलिकाओं को पोषण देने के बारे में जो कहा था वो सच है या नहीं। लू याओ, क्या तुम में परीक्षण करवाने की हिम्मत है? लू मिंग ने लू याओ को ध्यान से देखा। लू याओ का चेहरा पीला पड़ गया और प्रथम शाखा के एल्डर का चेहरा विषैला दिखाई दिया।